तो ऐसी 5 चीज़ें जो आप मुझे एज एडवाइस करें कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हो तो ये जरूर लुकआउट करके आओ। आप स्टॉक मार्केट की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करो, वहाँ पे जो प्राइसेस है वो अप एंड डाउन चलते हैं। लेकिन एक रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्राइस अप ही होता है। उनको भी एक एडवाइस देना चाहिए। देखो, रियल इस्टेट एडवाइज़र को तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, क्विकली सक्सेस तो किसी भी फील्ड में वो ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है। तो एज अ बायर मुझे इतने अमाउंट के बीच में क्या देखना चाहिए? तो जहाँ पे ग्रोथ कॉरिडोर आता है ना, जहाँ पे हाईवेज निकलते हैं, तो वहीं पे प्रॉपर्टी ज़्यादा आपकी अप्रिशिएट करती है रेदर देन कि कोई प्रॉपर्टी बन के खड़ी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर आप किसी को बता सकें कि कोई नया आ रहा है तो ये फर्स्ट स्टेप है। आने वाले 10, 15, 20 सालों में आप अंश का प्रॉपर्टी जो डेवलपर हैं, अंश का डेवलपर्स हैं जो है, इनको कहाँ देखते हैं आप? स्ट्रगल हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन सक्सेस सबको दिखाई देती है। तो इट मीन्स नॉट कि आप भी सक्सेस हो जाओगे। इन करंट टाइम में अगर आप किसी एडवाइज़र को कोई एडवाइस देना चाहे तो क्या होगी? मेरे 3 क्वेश्चन होते हैं हमेशा। पहला, आपने कितना स्पेंड करना है। दूसरा, लोकेशन क्या आपको प्रेफर करती है। तीसरा, आपकी प्रेफरेंस क्या है। देखो, सोशल मीडिया में एक पिक्चर है, बात समझना, वो पर्दे के फ्रंट पे है, पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को नहीं पता। अगर आज के यंगस्टर को रियल एस्टेट को एज अ करियर कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जेनजी जो जनरेशन है उनको अभी क्या है, शॉर्ट में सक्सेस चाहिए, है ना। उनके अंदर पेशेंस इतने नहीं है, मेरे को लगता है। तो आज के टाइम में एआई आ चुका है, सोशल मीडिया है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर के लिए आपके पास काफ़ी टूल्स हैं। तो आप समझो, अपनी स्थिति को समझो, आप अभी हो कहाँ पे और आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो आपसे बेटर किसी और को नहीं पता। यंगस्टर के पास अभी ऑप्शंस क्या है? क्विकली पैसा कमाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जहाँ आप सिचुएशन है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पॉइंट ये है। और अगर आपको चाहिए कोई भी कंसल्टेंट रियल एस्टेट में या कंफ्यूज हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो ये पॉडकास्ट होने वाला है आपके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इमर्जिंग लीडर हैं इंडिया में रियल एस्टेट में। इनकी एक्सपर्टीज है टीम बिल्डिंग एंड सेल्स डेवलपमेंट में, और ये ऑल्सो इंस्पायर करते रहते हैं पीपल को थ्रू हिज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अ कंसल्टेंट, अ डेवलपर, अ मेंटर, अ सेल्स हेड इन अंशिका डेवलपर, मिस्टर गौतम ठाकुर। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, अगर आज के यंगस्टर को रियल एस्टेट को एज अ करियर कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसके पीछे काफ़ी रीजंस है ना। अगर आज के टाइम में जॉब्स की बात करते हो, यंगस्टर के पास अभी ऑप्शंस क्या है? क्विकली पैसा कमाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जेनजी जो जनरेशन है उनको अभी क्या है, शॉर्ट में सक्सेस चाहिए, है ना। उनके अंदर पेशेंस इतने नहीं है, मेरे को लगता है। सो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपको पता है, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करो, वहाँ पे जो प्राइसेस है वो अप एंड डाउन चलते हैं। लेकिन एक रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्राइस अप ही होता है, तो काफ़ी एप्रिसिएशंस भी मिलता है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बेटर है कि अगर यंगस्टर पढ़ के आ रहा है, एजुकेट होके आ रहा है, कंसल्टेंट बन रहा है या वो नॉलेज दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको इसमें करियर देखना चाहिए रियल एस्टेट में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ यंगस्टर, अगर कोई 20 या 25 साल का यंगस्टर है और वो आना चाह रहा है रियल एस्टेट में, ठीक है, बट आप इतने लंबे टाइम से रियल एस्टेट में है, तो आपको पता है कि रियल एस्टेट में कैपिटल बहुत मायने रखता है, और एक 20 से 25 साल के लड़के के लिए कैपिटल जुटाना बहुत बड़ी बात है। तो कैपिटल को वो कैसे मैनेज करे और इसमें कैसे अपने जो ग्रोथ, जो अपने फ्यूचर है उसको कैसे आगे बढ़ाई, इसको जरा आप अगर बता सके। सो बेसिकली रियल एस्टेट के कई मायने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हो गया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो। अगर 20 से 25 साल का कोई यंगस्टर है तो पहले मेरे को पर्पस क्लियर करो कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है या वो इसको एज अ करियर देख रहा है। तो आपको क्या लगता है, उसको करियर देखना चाहिए या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मतलब मेन आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कैपिटल होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं किसी बिजनेस में जा रहा हूँ तो पहले मुझे उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक 20 या 25 साल का लड़का कैपिटल कहाँ से लेके आएगा? तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यंगस्टर है और उसको रियल एस्टेट में आना है, रियल एस्टेट करना है, सो वो कैसे करेगा? क्योंकि कैपिटल नहीं है, कैपिटल एक मेन फैक्टर आ जाता है। मेन फैक्टर आ जाता है, राइट। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पहले टाइम होता था जहाँ पे कैपिटल की वैल्यू होती थी। आज के टाइम में अगर आप एजुकेट हो, रियल एस्टेट में आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन है क्योंकि आज के टाइम में आपको क्या चाहिए, आप पर्सनली देखो, आपका पर्सनल डॉक्टर हो सकता है, पर्सनल टीचर हो सकता है, लेकिन पर्सनल कंसल्टेंट क्यों नहीं हो सकता? कंसल्टेंट मीन्स एक यंगस्टर एजुकेट होता है,
शार्प माइंड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होती हैं और नॉलेजेबल होता है। रियल इस्टेट में काम क्या है मेन, अगर आप रियल इस्टेट कंसल्टेंट भी अगर देखते हो तो वो एक मीडिएटर वाला रोल है। तो मीडिएटर में एक बायर है जिसने अपना पैसा डालना है, एक बिल्डर है जिसने अपना पैसा लगाया हुआ है, उन दोनों को कंबाइंड कराना है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हमें कैपिटल की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें वहां पे क्या सीखना चाहिए, ग्राउंड वर्क क्या है, रियलिटीज क्या है ना, वहां पे हमारा टाइम जाएगा। कैपिटल की मेरे को नहीं लगता कि स्टार्टिंग में कैपिटल की इतनी कोई रिक्वायरमेंट है कि उसको पहले कैपिटल जोड़ना पड़ेगा, देन वो रियल इस्टेट में आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक स्टार्ट करना चाहता है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अगर आप किसी को बता सकें कि कोई नया आ रहा है तो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप शुरू कर सकते सो हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर आप एज अ कंसल्टेंट या एज अ ब्रोकर आप मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपने नियर बाय एरिया को देखोगे। देखो आप कोई भी सिटी में हो सकते हो, टियर 1 सिटी या टियर 2 सिटीज में, लेट्स सपोज, है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कोई भी अगर यंगस्टर आ रहा है उसको प्रॉपर्टीज को रेंटल के लिए जाना चाहिए रेदर देन उनको सेल और परचेज वाले सिनेरियो में। रेंटल के लिए क्या होता है कि रेंटल के लिए एक रिस्क कम हो जाता है, जहाँ पे अगर हम सेल परचेज की बात करते हैं वहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाता है। और ऐसे ही कोई यंगस्टर की फेस वैल्यू पे पैसा नहीं लगाएगा जब तक आपको नॉलेज ना हो, और अगर उसकी डील नहीं उठेगी पहले तो वहाँ पे वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो शुरू में रेंटल पर्पस पे जाता है, वो अपने एरिया में अकोमोडेशन देखता है, कहाँ पे घर खाली है, कहाँ पे फ्लैट्स खाली है, कहाँ पे कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी है ना, तो वो क्या कर सकता है, अपने सोशल मीडिया, आपको पता है फ्री एक्सेस आज के टाइम में, चाहे फेसबुक हो, मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, तो वहाँ पे उनकी वीडियोस और फोटोज बना के एंट्री कर सकता है। और अपने नियर बाय एरिया में अपने स्टेटस पे 10-20 लोग होते हैं कि किसी को रेंट पे चाहिए होगा तो मेरे को बता सकता है ना, वहाँ पे उसका प्राइस मेंशन कर सकता है। उसको स्टार्टिंग 0 से करनी चाहिए और डेली उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो। आज के टाइम में अगर आप मेंटोर को ढूंढने जाते हो तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है आपकी वाइब अलग हो, सामने वाले का माइंडसेट अलग हो, लेकिन आज के टाइम में सबसे अच्छा सेल्फ एजुकेट होना ही सबसे बड़ा मेंटोर है। अगर आप रात भर उस चीज के लिए पूरे शिद्दत से काम कर रहे हो तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है। तो अगर आप, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुरू में रेंटल स्टार्ट करना चाहिए। एक बार रेंटल में आपके कस्टमर बनते हैं, देखो जो आज रेंट के लिए आ रहा है ना किसी सिटी में, कल को वहाँ पे पर्सनली अपना होम भी बाय करेगा, आपके उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो कल को वो ही आपका कस्टमर होगा जिसको आपने घर पहले रेंट पे दिलाया था। तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है, मार्केट नॉलेज भी हो गई है। तीसरा, आपको मार्केट का रेट भी पता लग गया है कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है 50 लाख की है लेकिन इसका रेंट 20,000 रुपये, तो आपने रेंट से उसको कैलकुलेट कर लिया। तो वो सबसे, मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री है तो वो एकदम से आपको प्रॉफिट देती है या आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है? क्योंकि अगर आपकी, मैं यंगस्टर की बात करूं तो शायद कहीं ना कहीं पेशेंस कम होता जा रहा है। कह सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टाइम मांगती है। एकदम से जो क्विकली पैसा आता है, क्विकली सक्सेस तो किसी भी फील्ड में वो ज्यादा लंबी टिकती नहीं है। रियल एस्टेट मेन क्या है कि बाय लक आपकी एक डील हो सकती है, आप खुश हो जाओगे, आपके लाखों बन गए, लेकिन अगर उसको बिजनेस में लाना है तो आपको उसके लिए डेली एफर्ट डालना पड़ेगा और वो उसके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी अगली डील जो है वो 6 महीने में क्रॉस हो सकता है 1 साल में क्रॉस है, और हो सकता है अगर आप उसको रूटीन में फॉर्मेट के तरीके से काम करें तो हर महीने आपकी डील वहां पे क्रॉस हो। ओके, सपोज मैं मैंने एक आइडल हैं जिनको मैंने देखा है, जिनको मैं देख के आ रहा हूँ, वो बहुत सक्सेसफुल हैं। मैंने केवल उनकी सक्सेस देखी है, मैंने उनका हार्ड वर्क या उनकी जर्नी नहीं देखी है, और उनको देख के मैं इस मार्केट में आ गया हूँ। ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, या मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें बताइए जो लोग एज ए मेंटोर भी आप उनको कर सकते हैं, या ऐसी चीजें कि पेशेंस रखें, 2-3 चीजें ऐसी हो कि लॉन्ग टर्म अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो वो उनको आप गाइड कर सकें। सबसे मेन चीज देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या लगती है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें क्या प्रॉब्लम है मेन, कि हम किसी की सक्सेस जरूर देखते हैं, उसका हार्ड वर्क नहीं देख पाते। ठीक है। अब सिचुएशंस हर किसी की अलग अलग हो सकती है, कोई मिट्टी के कटोरे में खा रहा है तो कोई सोने के कटोरे में खा रहा है, उसका स्ट्रगल अलग है और उसका स्ट्रगल अलग है। अगर मिट्टी के कटोरे वाला सोने के कटोरे वाले के साथ कंपैरिजन वैसे स्ट्रगल को समझेगा तो कभी सक्सेस ही नहीं हो सकता। स्ट्रगल हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन सक्सेस सबको दिखाई देती है, तो इट मीन्स नॉट कि आप भी सक्सेस हो जाओगे। आपकी सिचुएशन क्या, आप अभी ग्राउंड पे हो कहाँ पे, वो मैटर करता है। और कोई भी अगर लाइफ में अगर ऐसा मेंटोर मिलता है जो आपको 0 से पकड़ के 100 तक लेके जाए तो उसको छोड़ना मत लाइफ में। क्योंकि सक्सेस है तो हम विराट कोहली हो गया है, शाहरुख खान हो गया, हम किसी की भी सक्सेस को देख के बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल था कोई देखता नहीं। और स्ट्रगल कैसे देखेगा, वो अपने मुंह से बताएंगे भी तो कितना बता लेंगे, जिया नहीं है ना। तो किसी के स्ट्रगल से भी मैं इंस्पायर नहीं हो सकता इतना, लेकिन जब तक मैं उस लाइफ को जीऊंगा नहीं ना, मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो जहां आप सिचुएशन है, जहां से आप शुरू कर रहे हो,
वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पॉइंट ये है। और आज के टाइम में एआई आ चुका है, सोशल मीडिया है, काफी कुछ एक्सप्लोर के लिए आपके पास काफी टूल्स हैं। तो आप समझो, अपनी स्थिति को समझो, आप अभी हो कहाँ पे और आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो आपसे बेटर किसी और को नहीं पता। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद ही आपको निकालना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा आपके लिए अगले स्टेप क्या हो सकता है। जैसे अभी आपने बात किया कि एआई और सोशल मीडिया है, ये बहुत आजकल पॉपुलर है, राइट। तो एज अ इंडस्ट्री अगर आप इसको देखते हैं तो ये हेल्पफुल है? बहुत है, बहुत हेल्पफुल है। अब आप एक चीज समझो, पहले क्या होता था, डाटा मैनेज नहीं होता था। एक सिंपल से एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब आपके पास लेट सपोज आप एक कंसल्टेंट या रियल एस्टेट में आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आपके पास एक कस्टमर तो नहीं है, डेली आप 100 नंबर्स पे कॉल कर रहे हो, 500 नंबर्स की कॉलिंग जा रही है ऑफिस से, 1000 नंबर्स की। वो डाटा मैनेज कहाँ हो रहा है? डाटा आप डायरीज में लिखते थे, अब वो शीट पे आ गया था, गूगल शीट पे। गूगल शीट भी हो गई है, लेकिन गूगल शीट भी हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, एक्सेल शीट हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। तो एआई ने वहाँ पे हेल्प किया है कि आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है या अपने आप को सिर्फ उस पर क्वेश्चन डालना है, वो आपको इजीली आपको रिफाइन करके ये बता देगा आज कितने कस्टमरों के साथ आपने बात करनी है, कितनों से आपने मिलना है, कितनों के साथ आपकी मीटिंग पे शेड्यूल है। ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे वो आपको हेल्प कर रहा है डे बाय डे। आज का जो करंट का जो बायर है वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, देन वो आपको अप्रोच करता है। राइट। तो क्या मानते हैं कि अगर सोशल मीडिया किसी का स्ट्रांग है, या अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको मॉडर्न जमाने के साथ भी चलना पड़ेगा और अपने जो रियल एस्टेट के साथ आपका जो हैंडल है उसको भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा? देखो, सोशल मीडिया ने एक पिक्चर है, बात समझना, वो पर्दे के फ्रंट पे है, पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया पे आप बड़े अट्रैक्ट हो जाते हो, 50 लाख की कोठी कोई है, प्रॉपर्टी है ना, आप अट्रैक्ट हो गए, वाओ बड़ी लेविश है ना। बट एक्चुअल में उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और एक्चुअल में जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आप सोशल मीडिया से नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया से सिर्फ आप एक हिंट ले सकते हो कि इस एरिया में प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज के ऑप्शन मिल सकते हैं और इस प्राइस रेंज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी आपको, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया कि आपको एक लीड मिल गया कि उस एरिया में मैं अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद उस एरिया में आपको ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, किसी ऐसी को समझना पड़ेगा जो आपके कैपिटल की वैल्यू करे। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है ब्रोकर, एक होता है कंसल्टेंट। ब्रोकर क्या करता है, कोई भी आपने प्रॉपर्टी आपने क्वायरी की, आपने कहा मेरे को 3 BHK का फ्लैट चाहिए फॉर एग्जांपल। अब आपने बोल दिया 3 BHK का फ्लैट चाहिए, तो वो आपको 3 BHK के फ्लैट में, और आपने बोल दिया कि मेरे को इस एरिया में चाहिए, तो वो आपको जिस पे आपने क्वायरी किया वो आपको उसी पे पुश कर देगा। वो आपको कहेगा सर ये अभी अवेलेबल है, बाद में नहीं मिलेगा, उसी प्रॉपर्टी पे पुश करता चल जाएगा, वो आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेचना है। लेकिन सेम अब आप कंसल्टेंट पे आ जाओ, तो कंसल्टेंट क्या करेगा ना, कंसल्टेंट सबसे पहले आपको समझेगा कि सर आपका बिजनेस क्या है, आप हो कहाँ से, आपकी जो हार्ड एंड मनी है, क्या आप अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, क्योंकि कंसल्टेंट को आपको फ्यूचर तक साथ लेके चलना है। उसके लिए पहली सेल मैटर नहीं करती आपके साथ, तो वो आपकी मनी को मैनेज कर रहा है। अब वो मनी को मैनेज क्या कर रहा है, वो आपकी सिचुएशन समझेगा। आपके पास 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कैसे करने हैं, आपकी नीड क्या है, पर्पस क्या है, रेंटल है, एप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल यूज है, क्या है। फिर आप उसको बताओगे स्टेप बाय स्टेप कि मेरा फाइनेंस वहां से मेरे पैसे अरेंज होने हैं, मेरे लोन होना है, वो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। तो जब आप वहां पे वो डिस्कस करते हो तो कंसल्टेंट सारा गो थ्रू करके देन आपको प्रॉपर्टीज 5 ऑप्शंस ओपन करेगा आपके सामने, 5-7 ऑप्शन, कि सर ये प्रॉपर्टीज आपके लिए सुटेबल है, इनमें से हम किसी एक ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो कंसल्टेंट के साथ ज्यादा जाना बेटर रहेगा आपको रेदर देन ब्रोकर। जैसे भी आपने कहा कि कंसल्ट करना, राइट, और एक कंसल्टेंट जरूरी है, कंसल्टेंट भी शायद आपको जो सही चीज वो बताएगा। सपोज एक सिनेरियो लेते हैं कि एक कंडीशन लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ एक मनी है, ठीक है, और मुझे इस फील्ड का कोई पता नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको इन्वेस्ट करूँ और कुछ टाइम में ये बहुत जल्दी जो है अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे, ठीक है, तो आप क्या मुझे 2 या 3 चीज कंसिडर करेंगे कि आप इनमें, क्योंकि मार्केट को देखते हुए, राइट, 3 चीज मुझे ऐसे बताइए कि अब यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सो देखो, सबसे पहले ना मैं वही चीज है, अगर मैं एज अ कंसल्टेंट आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले हिमांशु आपसे ये पूछूंगा कि आपने इन्वेस्ट कितना करना है। मेरे 3 क्वेश्चन होते हैं हमेशा। पहला, आपने कितना स्पेंड करना है। दूसरा, लोकेशन क्या आपको प्रेफर करती है। तीसरा, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका पर्पस क्या है, मतलब आपको रेंटल के लिए चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी ली और रेंट पे चढ़ा दी उसको। दूसरा, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो प्योर। तीसरा, कि आप पर्सनल यूज के लिए देख रहे हो, सेकंड होम के लिए देख रहे हो। तो जब तक मेरे पास ये 2-3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा मैं आपको कुछ सजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा।
अब ऐसा तो नहीं है मैं कहूँगा आओ आओ मिलो मिलो मैं फिर दिखाता हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो ब्रोकर्स करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या है ना, मेरा टाइम भी खराब हो रहा है और आपका भी हो रहा है। देखो मेरे को लगता है आज के टाइम में सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो टाइम है। और टाइम में मेन मैटर क्या करता है कि अगर आपका टाइम मैं बचा रहा हूँ तो ही आप मेरे साथ बिजनेस करोगे। अगर मैं आपका टाइम गलत जगह स्पेंड करा रहा हूँ तो आप मेरे से कट जाओगे बहुत जल्दी, आप भाग जाओगे, कहोगे यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं हो सकता। एज अ कंसल्टेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले मैं आपको गो थ्रू करूंगा, आपके फाइनेंस को चेक करूंगा, आपकी सिचुएशन को समझूंगा। और अगर आप मेरे को बोलते हो मैंने 1 करोड़ रुपए डालना है प्रॉपर्टी में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए एक ही प्रॉपर्टी पे डलवा दूंगा, मैं उसको 3 प्रॉपर्टी पे डलवाऊंगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसमें होगा क्या, 1 करोड़ को मैं 3 जगह डाइवर्ट कर दूंगा। डाइवर्ट क्यों करूंगा, आपने बोला मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है, और 1 करोड़ को मैं कैसे मैनेज करूँ। 1 करोड़ के मैं 3 पार्ट करूंगा। पहला पार्ट आपकी सेफ साइड लेके चलूंगा कि आप एक बैकअप में लेके चलो, कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका एक ऐसी जगह डलवाऊंगा जहां पे आपको मंथली पे कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते रहे। तीसरा पार्ट आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी पे डलवाऊंगा जहां पे आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करे, मतलब एप्रिशिएशन मिले, फ्यूचर ग्रोथ हो। तो तीनों चीज पैरेलल चल रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आज आपने 1 करोड़ रुपए मेरे साथ डाल दिया, लेकिन हुआ क्या है, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको अर्जेंसी पड़ गई है, आपने जल्दबाजी में डिसीजन लेना उस टाइम पे। आप क्या कहोगे, गौतम जी मेरी ये प्रॉपर्टी निकाल दो और मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि बायर ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, आपको टाइम लगेगा उस चीज में, और हो सकता है वो प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट भी ना कर रही हो। तो आप तो फिर वहीं पे आके खड़े होगे जहां से शुरू हुए थे। लेकिन अगर मैं उसको 3 पार्ट में डालता हूँ तो आपको एक बैकअप मिल गया, पहले आप सर्वाइव करने के मोड में हो गए हो। दूसरा आपको मंथली रिटर्न भी मिल रहा है एक प्रॉपर्टी से, रेंटल के लिए मान लो। लेट्स सपोज आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी ले ली जहां से 25,000 रुपए आपको हर महीने मिलता है, तो आपको रेंटल भी मिल रहा है, तो आपके बेसिक जो खर्चे हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो भी फुलफिल हो रही है। तीसरा आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी जगह ले ली है जहां पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट कर रही है, तो वो बहुत मैटर करता है, रेदर देन कि मैं 1 करोड़ आपका कहूँ एक प्रॉपर्टी पे डालो और आप उसको स्टक कर दो। मैं स्टक नहीं कराऊंगा उसको। जैसे आप काफी टाइम से इस फील्ड में हैं, आप राइट, बहुत अलग अलग ज्योग्राफिक में काम करते हैं, राइट। आप एज एडवाइजर, एज ए मेंटोर, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं। डिफरेंट ज्योग्राफी में अलग अलग आपके पास ऑप्शन आते हैं किसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, कि मोस्टली एक ही टाइप के लोग एक ही टाइप का वो आता है कि मुझे ये तो रेंटल में ही इन्वेस्ट करना है या मुझे प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से चीजें बहुत बदलती हैं। देखो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, हर स्टेट का एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की अप्रिशिएट की, टियर 1 सिटीज में प्रॉपर्टी अब इतनी अप्रिशिएट नहीं कर रही है, ठीक है, वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट समझ ही नहीं सकता। मैं टियर 2 सिटीज में जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है, लेट सपोज आप कमेलिया की बात करते हो, कमेलिया में आपने कहा मेरे को अपार्टमेंट चाहिए और ऐसे ऐसे मेरे को फ्यूचर ग्रोथ देखनी है। कमेलिया में मैंने एक अपार्टमेंट आपको लेके भी दे दिया, लेकिन होगा क्या, अपार्टमेंट बन चुका है, कमाने वाले कमा के निकल चुके हैं, अब वो एंड यूज है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए चाहते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप वहां पे पैसा बनाना चाहते हो वो आपके लिए नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है अभी, टियर 2 सिटीज में ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट कहाँ पे फोकस कर रही है, टियर 2 सिटीज में कर रही है, नए नए IT हब बन रहे हैं, काफी ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। तो जहाँ पे ग्रोथ कॉरिडोर आता है ना, जहाँ पे हाईवेज निकलते हैं, तो वहीं पे प्रॉपर्टी ज्यादा आपकी अप्रिशिएट करती है, रेदर देन की कोई प्रॉपर्टी बन के खड़ी है। तो आपकी प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो टियर 2 सिटीज में ऐसी जगह कराऊंगा जहां पे आपका पैसा ग्रो करे, तो वो बहुत मैटर करता है। इट्स डिपेंड ऑन स्टेट वाइज कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है राइट नाउ। ओके, डेवलपमेंट की जैसे बात करते हैं, आपने कहा कि ज्योग्राफी में बहुत फर्क पड़ता है। टियर 2 में जितना उन्होंने डेवलप होना था वो हो चुके हैं, बायर भी और जो इन्वेस्टर भी हैं वो दूसरी जगह की तरफ देख रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रॉफिट हो। बट कभी ना कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं डेवलपमेंट में। खासकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ आप देहरादून में काम कर रहे हैं। देहरादून में अभी थोड़ा सा जो है इस पे काम चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भू कानून आता है। तो आपको क्या लगता है कि एज अ रियल एस्टेट जिसमें आप हैं, तो अगर भू कानून आता है तो जो आपकी ये रियल एस्टेट है ये मार्केट कहीं डिग्रो ना हो जाए? नहीं सर, नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली समझो क्या हो गया, अब ये उल्टा होएगा, ये ग्रो हो गया। ग्रो क्यों होगा? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम रह गई है। अब जब सप्लाई किसी भी चीज की कम होती है ना और डिमांड बढ़ती है तो वो प्रॉपर्टी ग्रो ही करती है। देहरादून एक बहुत प्यारी सिटी है, सबसे पहले उत्तराखंड का कैपिटल है, ठीक है। मेजरली लोग हर स्टेट से यहाँ कनेक्ट करते हैं। मेजरली जो इन्वेस्टमेंट होती है दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे रीजन से इन्वेस्टमेंट होती है, तो उनके लिए सबसे नियर बाय क्या है? पीसफुल देहरादून पड़ता है, ठीक है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये पूरी एक बेल्ट आ जाती है। देहरादून एकमात्र एक ऐसा शहर है
जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ साथ प्लस आप जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे एंट्री पॉइंट कम है। अगर राइट नाउ सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, आप टीयर 2 सिटीज़ में कहीं पे जाओ, हैदराबाद जाओ, चंडीगढ़ जाओ, गोवा जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे हो क्या रहा है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर चुकी है। आउटस्कर्ट में लैंड्स अवेलेबल इतनी नहीं है। आउटस्कर्ट में जैसे ही लोग निकलते हैं तो वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसने लेना तो उसी स्टेट में था। देहरादून में अभी वो अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम अभी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, रेदर देन कि हम किसी और टीयर 2 सिटी में जहाँ पे आप 50 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट लोगे, यहाँ पे 50 लाख रुपए में आप हो सकता है 250 से 300 गज का प्लॉट ले लो। और जितना लैंड, अब आपको पता है आने वाले टाइम में लैंड्स लिमिटेड है, लैंड तो एक बार जो खत्म हो रही है वो तो होती ही चली जाएगी, लेकिन जिसने राइट टाइम पे वहां पे इन्वेस्ट कर लिया तो उसकी लैंड ज्यादा होगी उसी कैपिटल में, प्लस वहां पे अभी जो ग्रोथ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उस हिसाब से जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू भी वहां पे इंक्रीज हो रही है। तो देहरादून में रह के आपने क्या यहाँ के जो एक माइंडसेट होता है, क्या उसको थोड़ा सा स्टडी किया है कि यहाँ के लोगों का किस टाइप का माइंडसेट है? मैं इसमें ऑप्शन देना चाहूंगा, माइंडसेट मैं बताना चाहूंगा कि या वो लैंड की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं या वो अपार्टमेंट की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो अगर मैं स्पेशली देहरादून रीजन की बात करता हूँ तो उनकी पहली प्रेफरेंस होती है हमेशा लैंड, ठीक है, अपार्टमेंट्स नहीं होती। अपार्टमेंट्स और लैंड्स अलग अलग सिनेरियो होते हैं। अपार्टमेंट्स कौन लोग बाय करते हैं? सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस की हेडेक नहीं लेना चाहते, दूसरा उनको रेडी टू मूव वाली सिचुएशन चाहिए होती है, तीसरा उनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों चाहिए होती है। अपार्टमेंट्स क्या होता है, सोसाइटी के अंदर आपको एक छोटा शहर बना के दे दिया जाता है जहाँ पे आपके पास बच्चों के लिए किड्स एरिया हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, है ना। तो आपको एक शहर के अंदर ही, एक सोसाइटी के अंदर एक आपके लिए स्पेशल शहर बना दिया उन्होंने, तो वो सोसाइटीज है। अब वो टेस्ट आ जाता है, अब आपका, अगर आप रिच पर्सन हो या आपका टेस्ट वो है तो आप प्रेफरेंस करोगे आपको फ्लैट या अपार्टमेंट पे रहना है। लेकिन सर जो जमीन और अपनी छत हो सकती है ना, वो कभी भी उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लैंड तो गोल्ड माइन है, और लैंड में जिसने इन्वेस्ट कर लिया उसकी तो बल्ले बल्ले है, कोई चक्कर ही नहीं। सपोज ऐसा एक दिया जाए आपको कि कोई एक ऐसा आपका बायर है, आपका कस्टमर है कि लैंड ही चाहता है बट आपको एक अपार्टमेंट उसे सेल करना है, ठीक है, तो क्या आपके माइंडसेट में रहेगा, क्या आप ऐसे उससे कन्वे करेंगे कि वो लैंड से हटके आपके एक अपार्टमेंट पे जाए? एज अ सेल्स हेड में आपसे बात कर रहा हूं, मार्केटिंग, क्या आप ऐसा स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि वो लैंड को छोड़ के एक अपार्टमेंट को बाय कर ले? इसके पीछे सिंपल सा रूल फॉलो करता हूं मैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि कोई कस्टमर लैंड से हटके अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना है, देखो मैं जबरदस्ती से उसको शिफ्ट नहीं करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब अगर वो मेरे को बोलता है एक लैंड का पार्सल है, लेकिन वो बोलता है मेरे को ना इसके अंदर पूरे एक इन्वायरमेंट चाहिए, मेरे को यहाँ पे प्राइवेसी भी चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी भी चाहिए, मेरे से मिलने से पहले गार्ड्स भी खड़े होने चाहिए, मेरा बच्चा, कल को मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरा बच्चा सेफ होना चाहिए, तो मेरे को उसकी फैमिली को समझना पड़ेगा थोड़ा कि उसकी फैमिली में है कौन कौन। अब वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, है ना, ओल्ड पेरेंट्स हैं, अब उनके लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या हो रहा है वहाँ पे। अब प्लॉट्स में अगर वो कहीं पे जाते हैं वहाँ पे तो हेल्थ का क्या होगा, उनको खुद ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटीज में क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है, गार्ड्स होते हैं सेफ्टी के लिए, बहुत सारी ऐसी लोग होते हैं जहाँ पे आपको एक टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं, रेदर देन जब आप अपने प्लॉट्स पे घर बना रहे हो। तो वहाँ पे उसकी जो सिचुएशन है वो मेरे को उसको समझानी पड़ेगी कि प्लॉट्स तो अपनी जगह ठीक है, प्लॉट्स में तो आप पैसा बना सकते हो, लेकिन एक जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल आप हर जगह क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जो डेवलपर्स हैं वो लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं, इसलिए ये लग्जरी अपार्टमेंट्स और जो ये फ्लैट्स बिकते हैं इसलिए ही बिकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। ठीक है, देहरादून एज अंशिका प्रॉपर्टी में जैसा आप सेल चढ़ा है, Right. तो क्या उसकी एक रेंज आप बता सकते हैं, आप कितने से कितने में डील करते हैं? सो बेसिकली मैं सबसे पहले अंशिका डेवलपर के बारे में बताऊंगा। अंशिका डेवलपर देहरादून के डेवलपर हैं, ठीक है, एज अ सेल्स हेड मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ। अंशिका डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो मेरी टीम में एज अ सेल्स हेड मैं बात करता हूँ 35 to 40 एम्प्लॉयज मेरे काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ सेल्स हेड मैं उनको देखता हूँ। अभी हमारे पास जो लैंड्स है वो हर जगह, मतलब आपको पता है ग्रोथ कहाँ है, अगर मिड ऑफ हम देहरादून में खड़े होते हैं तो अभी ज्यादा लैंड्स कहाँ पे बची हुई है, हरिद्वार ऋषिकेश साइड जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लैंड्स हैं, वहाँ पे फ्लैट्स कल्चर ज्यादा आ चुका है। अगर ISBT वाली सिचुएशन की बात करते हैं वहाँ पे यूपी वाली लैंड ज्यादा पड़ती है रेदर देन उत्तराखंड की लैंड। तीसरा पार्ट बचता है हमारा देहरादून, मसूरी और शहजादा रोड, वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज तक प्रॉपर्टीज जा चुकी है। चौथा हमारा रीजन बचता है चक्रता हाईवे, अगर हम NH-72 की बात करते हैं जो सबसे ओल्ड हाईवे भी होता था देहरादून को कनेक्ट करने का। अभी प्रेम नगर टू विकास नगर की जो ये रूट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज की है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज्यादा लैंड्स अवेलेबल हैं और कम प्राइस में अवेलेबल हैं, तो इससे ज्यादा
कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती ना। शिमला बाईपास हाईवे बन चुका है, नया 4 लेन हाईवे बन चुका है, और चंडीगढ़ मेजरली जो उधर से आते थे मसूरी घूमने, ठीक है, 4 धाम की यात्रा बन रही है, एमडीआर रोड बन रही है। तो गवर्नमेंट के काफी, अगर आप एमडीडीए का मास्टर प्लान पढ़ोगे तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अभी वहाँ पे डेवलपमेंट होना बाकी है। ये एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात करूं, अब देहरादून में सबसे मेजर इश्यूज क्या आता था कि देहरादून एक ऐसा शहर है जो पुराने टाइम से बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यूज क्या है, रश का बहुत इश्यूज है। जो प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, स्कूल्स की बसें अगर रोड पे देखते हो, छोटी छोटी सड़कें हैं, अगर आपको 1.5-2 घंटा भी लग जाता है एक रोड को क्रॉस करने में। क्यों? रीजन, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रह चुका है। लेकिन अभी जो नया डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे हाईवेज बड़े हो चुके हैं, वहाँ पे जो सोसाइटीज के अंदर, जो कॉलोनीज के अंदर अगर हम बात करते हैं रोड्स की, 30-35 फीट की, 40 फीट की रोड्स बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं बेटर इंपैक्ट डालती है फ्यूचर के लिए, अगर प्लान के हिसाब से हम बात करें। तो अभी प्रेम नगर टू विकास नगर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, किसी को इन्वेस्ट करना है तो उधर ज्यादा बेटर है। ओके, एक अमाउंट लेके चलते हैं। सपोज मैं एक बायर हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपकी अंशिका प्रॉपर्टीज में आया हूँ, और मेरा जो बजट है अराउंड 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में। राइट। तो एज अ बायर मुझे इतने अमाउंट के बीच में क्या देखना चाहिए? क्या मेरी सोच होगी कि मैं इतना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट है प्योरली, या कुछ घर बनाना है? मुझे अगर खुद के लिए रहना है, अगर मुझे खुद रहना है, सपोज मैं अपने लिए ले रहा हूँ, एक अपार्टमेंट ले रहा हूँ, तो क्या मेरी माइंडसेट रहता है कि क्या आपको पता होगा कि क्या बायर सोचता है कि उसको इतने अमाउंट में ये चीजें मिल जाएंगी? देखो, सबसे मेन चीज पहले तो बायर क्या है, कस्टमर क्या है, कस्टमर को समझो। कस्टमर घर से डिसीजन लेके चलता है मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन अभी उसके लिए ना एक ब्लैंक कैनवास है, ठीक है, सब कुछ ब्लैंक है। उसके लिए सारा देहरादून एक जैसा है, उसको चाहिए देहरादून के अंडर में। अब उसके बजट में कई बार सुटेबल फिट नहीं होता, वो अवेयर नहीं होता फ्यूचर ग्रोथ को लेके। अब किसी बंदे ने आपको बोला कि मेरे को घंटा घर या जेएमएस रोड पे घर चाहिए, ये तो डेवलप हो चुका है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसपे लोग एप्रिसिएशन लेके जा चुके हैं। लेकिन ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे अभी एप्रिसिएशन देखना बाकी है। दूसरी चीज, अगर आप पर्सनल घर बना रहे हो, घर के लिए देख रहे हो, तो आप ऑफकोर्स एक सेफ इन्वायरमेंट देखोगे उससे पहले। और सेफ इन्वायरमेंट से पहले सबसे पहले आप डेवलपर को समझोगे, डेवलपर कौन है, कैसे काम करते हैं, इनका विजन क्या है, इन्होंने कितना क्या डिलीवर किया है, क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, जो इनकी टीम में काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं, क्या वो गलत कमिटमेंट मार्केट में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप डेवलपर को समझोगे, क्रेडिबिलिटी डेवलपर की बहुत मैटर करती है। जैसे ही डेवलपर की क्रेडिबिलिटी समझ में आती है, आप उसके पास्ट जो डिलीवर प्रोजेक्ट है उन पे जाओगे तो आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो एज अ बायर मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि जो कमिटमेंट आपकी तरफ से आ रहा है वो पूरा? सर देखो, हमारे कहने से कुछ मत करो। मैं अपने मुंह से कहूंगा कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें, बुलशिट हो जाएगा। मैं कभी नहीं बोलता मेरे ऊपर आप विश्वास करो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो हमने डिलीवर किया है वो देखो, जो हम लेके आ रहे हैं वो देखो, जो फ्यूचर प्लान्स है उस पर बात करो। फिर जब इंसान बाय फेस बैठता है तो इतना हर बंदा समझ जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। और फिर चलो वो भी छोड़ो, आप डेवलपर भी छोड़ो, आप सबसे मेन डॉक्यूमेंट चेक करो, लैंड्स के डॉक्यूमेंट चेक करो, क्या वो लीगल है या नहीं है। हम हर किसी को ये बोलते हैं सबसे पहले आप लैंड्स के डॉक्यूमेंट लो, आप चेक कराओ। जब आपको लगे कि हाँ ये बाय प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, देन आप बाय करो, अदरवाइज मत करो। तो हो सकता है ना समटाइम उसका लोन कराना है, लोन सेंशन ना हो, क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही है, ऐसे बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं तो अनफ्रंट ये बोलता हूँ कस्टमर को, आप पहले मेरे से डॉक्यूमेंट लो, आप वेरिफिकेशन कराओ, अगर आप सेटिस्फाइड हो देन आप मेरे से प्रॉपर्टी बाय करो। जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, राइट, सपोज मार्केट पे कितना डिपेंड है? मार्केट फ्लक्चुएशन से क्या आपको लगता है कि कभी उतार चढ़ाव आता रहता है? नहीं, रियल एस्टेट पे 2026 की अगर मैं बात करूं, ग्रोथ स्लो हुई है प्रैक्टिकली। और ये ग्रोथ जो स्लो हुई है अभी, जैसे ईरान और वहाँ इजराइल की जो दुबई में सिचुएशन हुई, दुबई 30% डाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद मार्केट स्टक क्यों हुई थी? मार्केट स्टक कैसे होती है, उसके पीछे थोड़ा सा रीजन समझो। हर एक मार्केट के एक लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो मेजरली वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी अगर हम एरिया की बात करते हैं, मान लो हम 50-100 इन्वेस्टर्स हैं जो मेजरली रोल, जिनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट घूमता है। एंट्री पॉइंट तो हर जगह आ गया है, लेकिन एग्जिट प्लान किसी के पास नहीं होता। जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है, वहां पे आप स्टक हो जाओगे, वहां पे मार्केट आपकी रुक जाएगी।
लेकिन अगर मेन रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। हो क्या रहा है, घर में परिवार है, परिवार में लोग हैं, हर किसी को आज के टाइम में प्राइवेसी चाहिए। पहले एक टाइम होता था जहाँ पे 20 लोग भी एक साथ रहना पसंद करते थे, आज के टाइम में 20 लोगों को अलग अलग कमरे चाहिए प्राइवेसी के लिए। तो अगर वो एक घर में तो सुटेबल नहीं है ना, इसलिए जितने घर में मेंबर हैं हर कोई एक टाइम में लाइफ में एक घर लेना जरूर प्रेफर करता है। तो रियल एस्टेट मेरे को नहीं लगता कभी भी डिपेंडेंसी है कि वो कभी रुकेगी, वो नहीं रुकेगी। उसके डे बाय डे रेट इंक्रीज होगा, आप लॉकडाउन लगा लो तो इंक्रीज होगा, आप बाहर चला लो तो इंक्रीज होगा। इंडिया में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे रेट ग्रो करेगा ही करेगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया में बहुत लो है वो। तो सपोज अगर पर कैपिटा जो इनकम है बहुत कम है, और सपोज अगर सरकार बोलती है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसके चलते कोई डील आपकी रहते मतलब फाइनल होते होते इंटरेस्ट रेट बढ़ा हो, कम, वो आपकी डील जो है वो छूट गई हो? मेजरली कस्टमर का अगर बजट इतना नहीं है और वो डील रुकती है। देखो मेन चीज क्या है ना, मैं क्यों समझता हूँ एक चीज को, सबसे पहले हमारा काम क्या है, आपने बोल दिया 50 लाख रुपए मैंने लगाने हैं, इट मीन्स नॉट कि वो 50 लाख हैं। समटाइम कस्टमर्स क्या पॉइंट करते हैं, कस्टमर्स के साथ जब डिस्कशन होता है ना तो हम उनसे पूछते हैं सर आपका अभी बजट क्या है, वो कहते हैं बजट की टेंशन मत लो। जैसे ही वो बोलते हैं बजट की टेंशन मत लो, मतलब बजट की टेंशन है वहां पे। रीजन जब हम एक्चुअल में फिर उनके साथ डिस्कशन करते हैं अच्छी प्रॉपर्टीज की, तो वहां पे वो लैग कर जाते हैं, वहां पे कहते हैं नहीं इतना नहीं, मैंने तो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 40 लाख इन्वेस्ट करने हैं। आपका बजट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपके फाइनेंस आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, आप प्रॉपर्टी बाय मत करो। आपको पता होना चाहिए मेरी जेब में 10 रुपए है और 10 रुपए की चीज मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मेरी वो क्रेडिबिलिटी है, 1% अगर मानते लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, एक ये अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता आपकी जेब में कितना पैसा और आपने कितना इन्वेस्ट करना, तो आप प्रॉपर्टी कभी बाय नहीं कर सकते ना। ओके, सो इफ मैं आपको काफी पहले से जानता हूँ जैसे, ठीक है, और मैं अदर सिटीज में हूँ, आप अदर सिटीज में हैं, और मैं जिस सिटीज में हूँ मैं वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंटर, मैंने आपको फोन किया, तो ऐसी 5 चीजें जो आप मुझे एज ए एडवाइस करें कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हो तो ये जरूर लुकआउट करके आओ। सो सबसे पहले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, सबसे पहले आप उसकी सर्चिंग खुद से करो, ठीक है, रेदर देन आप किसी पे डिपेंडेंट रहो। अब होगा क्या कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देहरादून में ही बात करते हैं, देहरादून जेएमएस रोड पे आपको कोई प्रॉपर्टी देखनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाके जेएमएस रोड देहरादून और प्रॉपर्टीज, काफी सारे पोर्टल आ जाएंगे आपके सामने, 99 एकड़, housing.com, मैजिक ब्रिक्स, ये सब पोर्टल आ जाएंगे। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा 3 BHK का क्या रेट चल रहा है, 2 BHK का क्या रेट चल रहा है। वहां से आपने रेट उठा लिया, क्वायरी नहीं की आपने, सिर्फ रेट उठा लिया वहां पे। उसके बाद फिर आपने नियर बाय उसी एरिया में जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, 10 से 15 कंसल्टेंट पकड़े आपने, उन कंसल्टेंट को पकड़ के सबके साथ आपने कनेक्शन बनाए फोन पे कि अच्छा अभी आपने प्राइसेस को लेके डिस्कशन किया। हो सकता है वही प्रॉपर्टी 99 एकड़ पे 20 लाख की और कंसल्टेंट ने आपको वहां पे वो 25 लाख की बोली, तो हो सकता है आपको वो क्लिक कर जाए कि नहीं यार 20 की तो वहीं पे मेरे को मिल रही है, तो थोड़े से आप अवेयर हो जाओगे, एक रेंज पता चल जाएगी उस एरिया की रेंज क्या है, ठीक है। फिर आपको वहां पे ये भी पता लग जाएगी अवेलेबिलिटी कहाँ है, ऑनलाइन पोर्टल से आपको अवेलेबिलिटी सारी दिख जाएगी। फिर कंसल्टेंट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो लिस्टिंग नहीं होती, ओनर्स नहीं लिस्टिंग कराते, तो वहां पे कंसल्टेंट मैटर करता है। लेकिन अब वहां पे भी 2 प्लेयर होते हैं जो मैंने बताया, ब्रोकर और कंसल्टेंट का। अगर आप ब्रोकर के टच में आ रहे हो तो वो आपको एक घर दिखाएगा, पुश करेगा ये घर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये ले लो आप, ये ले लो। लेकिन एक कंसल्टेंट आपको ये बताएगा कि अगर जेएमएस रोड की बात हो रही है तो जेएमएस रोड पे अभी अवेलेबिलिटी कहाँ है, आपके बजट के हिसाब से कौन सा साइज प्रेफर रहेगा, और सबसे मेन चीज जो ओनर है, अगर हम रीसेल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ओनर, बायर और सेलर का दोनों का माइंडसेट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी काफी डील्स मेरी कई बार ब्रेक होते होते बची है क्योंकि माइंडसेट मैच नहीं होते, ईगोइस्टिक चीजें हो जाती हैं, काफी लोग ईगो पे ले जाते हैं। अब जब बायर गया है, बायर अपने टर्म्स पे चलता है, सेलर अपने टर्म्स पे चलता है, तो कंसल्टेंट का काम क्या है, दोनों के टर्म्स को मैच कराना। और अगर कोई कंसल्टेंट वो मैच नहीं करा पा रहा है, ब्रोकर मैच नहीं करा पा रहा, तो डील 99.9% खराब होती है। देखो कोई भी सेलर है, उसको पैसों से ज्यादा ये वैल्यू रखता है कि मेरी प्रॉपर्टी में आ कौन रहा है, ठीक है। कोई भी बायर है, उसको ये जरूर मैटर करता है, प्रॉपर्टीज तो बहुत है, उसको मैटर ये करता है जिस इंसान से मैं ले रहा हूँ क्या ये फ्यूचर में मेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि उसका पुराना रहना हुआ नेबर्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे अगर माइंडसेट मैच हो रहे हैं
तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी प्राइस का चैलेंज नहीं आएगा। होगा क्या, अगर उसने 50 की आस्किंग की या 45 पे, तो कहीं मिड में वो डील बन जाएगी। लेकिन जो इगोस्टिक हो जाते हैं वो कहेंगे मैं तो 50 से नीचे ही नहीं दूंगा, मैं तो 40 से नीचे ही नहीं दूंगा, वहाँ पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो एक जो मैच्योर कंसल्टेंट है, जब आप डिस्कशन करते हो, उसके कनेक्शंस में आते हो, तो वो आपको पहले अवेयर करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, फिर आप लीगलिटी के वे में जाके डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करोगे, वेरिफिकेशन कराओगे, प्रॉपर्टीज पे ये चेक करोगे क्या बैंक लोन अवेलेबल है या नहीं है। अब बैंक लोन भी प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट पे भी मैटर अलग करते हैं और गवर्नमेंट वाले पे भी। जब वहाँ पे आप गवर्नमेंट वाले के साथ सेंशन जाओगे तो गवर्नमेंट बैंक ना सबसे बेटर है लीगलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि वो पुरानी पुश्ते भी उखाड़ देती है डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि उनको तो वो प्रॉपर्टीज पे फाइनेंस कर रहे होते हैं, तो वो आपके एक वेरिफिकेशन टिक मार्क लग जाता है। अगर ये आप कहीं पे प्रॉपर्टी, घर या हाउस वो ले रहे हो, अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो तो आप ये देखो उसका रेरा नंबर है या नहीं है, सोसाइटीज डिलीवर है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी, मतलब हर उसमें कैटेगरी में अलग अलग वो फॉल होती है, अलग अलग तरीके से हमें चलना पड़ता है। प्लॉट्स के अलग सिचुएशंस है, फ्लैट्स की अलग सिचुएशंस है, और रेडी टू मूव अगर रीसेल की बात करें उसकी एक अलग सिचुएशन है। अगर कोई आप कहीं पे अपार्टमेंट ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप लेना चाहते हो, किसी डेवलपर के पास आप गए, तो क्या श्योरिटी है वो कल को बनाएगा नहीं बनाएगा, हो सकता है आपका पैसा स्टक हो जाए। उस वे में आप रेरा चेक कर सकते हो। रेरा एक लॉ बना है पूरे रियल एस्टेट के लिए, वो इसीलिए ही बना है कि रेरा नंबर जिसके पास होता है, जो बड़ी सोसाइटीज बनाते हैं, आप गूगल पे जाके उसका रेरा नंबर डालो, उसकी कंप्लीट फाइल निकल के आ जाएगी, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आप वहां से वेरीफाइड कर सकते हो इस डेवलपर के साथ मैं प्रॉपर्टी बाय करूँ या ना करूँ। ओके, जैसे अभी आपने इंडिया में बहुत जगह, हिमाचल, राइट, गोवा या चंडीगढ़ में किया है, फॉरेन में भी आपने काम किया है, तो जो इंडस्ट्री है, और अब अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ का जो सिस्टम है या यहाँ की जो इंडस्ट्री है, आपको लगता है कि जो इंडिया में अपार्ट फ्रॉम इंडिया है वो एक सेम है, यहाँ पे कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो लैक कर रही हैं? अगर मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने चंडीगढ़ हो गया, गोवा हो गया, हिमाचल हो गया, दुबई हो गया, है ना, इनफैक्ट गुजरात, अहमदाबाद, धुलेरा आपने नाम सुना होगा, मैंने काफी सोल्ड आउट किया वहाँ। धुलेरा तो भी बहुत न्यूज में चल रहा है। यस, और मैंने अंडमान में भी आइलैंड बन रहे हैं, जो वहाँ पे भी हम कर रहे हैं, निकोबार आइलैंड बन रहे हैं, जहाँ पे पूरे वो पैनल बन रहे हैं, जहाँ पे ना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के वो कंटेनर का पूरा हब बन रहा है वहाँ पे, शिपमेंट का। तो जब मैं मेजर सिटीज में मैंने जो काम किया है, ग्लोबली भी काम किया है, देहरादून में अभी मिस क्या है ना, देहरादून में अभी काफी सारी चीजें लैक है। एक्सपोजर की कमी है, कॉन्सेप्ट्स की कमी है, अभी इन्वेस्टर्स जो है उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो डेवलपर्स हैं, कुछ डेवलपर्स यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं देखो डेवलपर की पहचान कौन है? पहला प्रोडक्ट, दूसरा उसके एम्प्लॉयज। पहला फेस वैल्यू कौन है? कस्टमर के सामने जाता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज भी बहुत मैटर करते हैं। क्या वो ट्रेंड है, क्या एक्चुअल में वो रियल एस्टेट कर रहे हैं? देखो दो तरीके के एम्प्लॉयज आएंगे। पहला जो सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है एज अ कस्टमर वो आपसे मिले तो कमिटमेंट्स कुछ फ्लो में ऐसी कर जाए, उनको डीपली चीजें ना पता हो, तो वहां पे आपका पैसा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय पूरा एजुकेट होकर रियल एस्टेट को कर रहा है, तो वहां पे वो आपके पैसे को सेव भी कर सकता है। तो जब जो डेवलपर्स है, जब भी वो हायरिंग कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयज बहुत मैटर करते हैं। दूसरी चीज, क्या वो जो लैंड ले रहे हैं, क्या उनके नाम पे वो लैंड है या नहीं है, वो बहुत मैटर करती है। देहरादून में अभी मेजरली क्या हो रहा है ना, काफी ऐसे डेवलपर्स अभी मतलब इतने बड़े नेम्स अभी यहाँ पे, या मैं कहूँ DLF, ओमेक्स और M3M या डैन्यूब हो गया, शोभा हो गया, व्हाटएवर, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो अभी यहाँ पे नहीं है देहरादून में। इनफैक्ट अभी प्लानिंग चल रही है काफी। अगर हरिद्वार, ऋषिकेश साइड जाओ तो वहाँ पे कुछ डेवलपर्स अभी अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे लाने की। लेकिन अभी यहाँ के जो लोकल डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी गुडविल पे काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनकी गुडविल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप एज अ कस्टमर कोई अलग सिटी से आते हो, चंडीगढ़ से हो, गोवा से हो, कहीं से भी हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? उसकी गुडविल सर्च करोगे। आप ये देखोगे देहरादून में कौन सा टॉप डेवलपर है, टॉप डेवलपर ने डिलीवर क्या क्या किया है, वो आपके साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, वो आपको समझा कैसे रहे हैं, ब्रीफ कैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे बहुत सारी मिसेज है, जो हमें मुझे लगता है कि मिस नहीं होनी चाहिए। Okay. किसी चीज को डेवलप होने के लिए ना वहाँ दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अभी आपने जैसे गोवा की बात की, गोवा में टूरिज्म है। आप चंडीगढ़ की बात करो, चंडीगढ़ में टूरिज्म के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। धुलेरा में इंडस्ट्रीज बहुत आ रही हैं। ये रीजन है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। देहरादून में थोड़ा ये दोनों चीजों की कमी है।
टूरिज्म को लगा लो या जॉब अपॉर्चुनिटी को लगा लो, तो ये एक रीजन हो सकता है कि इन्वेस्टर यहाँ इसलिए अभी इन्वेस्ट ना कर रहे हो, आने वाले टाइम में शायद कर दें, बट अभी उनको शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ हमें शायद कुछ प्रॉफिट देगा। सर ये जो 5 साल अभी अगर मैं स्पेशली उत्तराखंड की बात करता हूँ, ये जो 5 साल अभी हमारे चल रहे हैं, अभी 5 साल सिर्फ उत्तराखंड का ही है। उसके पीछे रीजन है उत्तराखंड क्यों चूज कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, इंडस्ट्रीज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लोगों को यहाँ पे टूरिज्म वाला भी सिनेरियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों को चाहिए एक पीसफुल लाइफ जो मिस है, जो टियर 1 सिटीज और टियर 2 सिटीज में कई बार मिस हो जाती है। अब आप दिल्ली की बात करते हैं, एनसीआर की, रश एरिया है, इतना रश एरिया है, तो वहां पे एयर भी अच्छी नहीं है इनफैक्ट, तो वहां के अब पैसे का बंदा करेगा भी क्या, पैसा तो कमा रहा है लेकिन वो अपनी हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। दैट्स वाई अगर मैं देहरादून भी बात करता हूँ तो 70% एनसीआर से पैसा लगता है, दिल्ली से पैसा लगता है यहाँ। क्यों लगता है? क्योंकि अब वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गया, अब उनको अच्छी लाइफ चाहिए, अब उनको क्या है कि ठीक है एक एज है, बिजनेस है, ठीक है, लेकिन रहने के लिए हमें क्या चाहिए? पीसफुल लाइफ, वाइल्ड लाइफ हो, जहाँ पे नेचर कनेक्ट हो। देहरादून से अच्छा शहर हो क्या हो सकता है? यहाँ पे माउंटेन्स है, पीसफुल एरिया है, वेदर का यहाँ हमेशा सेट रहता है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहता जितना मैं फील कर रहा हूँ आजकल, तो बेस्ट है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट की बात करो तो देखो लिमिटेड लैंड है यहाँ पे, लोगों का पर्पस वो नहीं है कि पैसा बनाया और निकल गया, यहाँ पे पर्पस जो लोगों का है ना वो लॉन्ग टर्म का है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लाइफ टाइम रखने की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सेकंड होम बनाने की बात करते हैं। फर्स्ट होम उनका किसी भी सिटीज में है मेजर, तो सेकंड होम वो चाहते हैं कि उनका देहरादून जैसे रीजन में भी हो। अभी तक तो जैसे मेजरली आप देहरादून या उसके नियर बाई एरियाज में भी काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों में क्या आप, अगर टूरिज्म के बिहाफ पे मैं बात करूं, आपने टूरिज्म को कहा कि मेन फैक्टर है, तो टूरिज्म के लिए जैसे ऋषिकेश या पहाड़ों में कोई भी जगह हो जैसे धनोल्टी, मसूरी, इन जगह आपका विजन है कि हम इस जगह पे भी काम करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। देखो कोई भी डेवलपर ना कहीं स्टक नहीं होना चाहिए, आप डेवलपर माइंडसेट से समझो। डेवलपर का कोई एक ये माइंडसेट नहीं है मैंने सिर्फ देहरादून में ही काम करना है। उसको जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की, कुछ लेगेसी छोड़ने की, वो डेफिनेटली जाएगा। वो कहीं पे भी हो सकती है, वो पहाड़ों में भी हो सकती है, वो आपका ऋषिकेश हरिद्वारों में भी हो सकती है, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क, वो वहां पे कर सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फ्यूचर में। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा था कि आपकी एक बहुत 30-35 लोगों की टीम है, तो जो टीम को जब आप बिल्ड करते हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो क्या आपने पहले सीखा था जो अभी आप सिखाते हो टीम को? सो बेसिकली देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद से सीखा है, ठीक है, और ये मैं प्राउडली बोलता भी हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई सिखाने वाला होता तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में, लेकिन अब सिखाने में क्या होता है ना, आपका माइंडसेट डेवलप करना होता है। एक होता है सिर्फ आपको मैं रियल एस्टेट सिखा रहा हूँ कि रेरा क्या है, एफआर क्या है, एफएसआई क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। एक होता है आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना। रियल एस्टेट मांगता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप समझो वहां पे आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो भी बच्चे मेरे से सीखते हैं, इनफैक्ट एम्प्लॉयज की नहीं मैं बात करूंगा, ऐसे बहुत सिटीज से लोग मेरे साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, जिनको मैं टीच करता हूँ। रात को मेरी 2-2 बजे तक कॉल्स चली जाती है उनको सिखाने के चक्कर में, और मेरे को पता भी नहीं होता कौन अननोन पर्सन है। बस उसने क्यूरियोसिटी है, उसने कहा है सर मेरे को सीखना है, मेरे को जाना है, और मैं लगन से उसको सिखाना। वो एक नेचर होता है, हर इंसान का अलग अलग नेचर है। मेरा एक नेचर है सिखाने का, तो मैं हमेशा खुली किताब हूँ। मैं कहता हूँ भाई बैठो और सीखो। सीखने में क्या जा रहा है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, लेकिन सीखो एटलीस्ट। तो जो मेरी टीम है उनकी जो ट्रेनिंग करता हूँ, उनको ट्रेंड करता हूँ, उनके माइंडसेट पे काम करता हूँ। रियल एस्टेट तो टाइम टू टाइम बंदा प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पे जाएगा तो सीख जाता है, लेकिन जो माइंडसेट है वो कई बार लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 99% ना सुनने को मिलते हैं, 1% हाँ सुनने को मिलते हैं। तो जो 99% जो ना सुनने को मिलती है उसके लिए माइंड कहाँ से लाओगे? रिजेक्शंस के बाद ही एक्सेप्टेशन आएगी ना। उसी में शायद अपना अलग ही मजा है 99 के बाद। डेफिनेटली हार्ड वर्क का तो सर अपना ही मजा है। इसको बैठे बिठाए लेगेसी मिल जाए वो मजा थोड़ी ना लाइफ में। भी आपकी जो टीम है, टीम में आप अपने जो आपके जो आपकी टीम है, तो आप उनको क्या जब सेल्स पर्सन बनाते हो या सेल्स लीडर पे ध्यान देते हो? मैं बेसिकली ना उनको सेल्स पर्सन बनाता हूँ, ना मैं उनको लीडर बनाता हूँ। मैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ, मैं उनको बिजनेसमैन बनाता हूँ, मैं उनको लाइफ देता हूँ, मैं उनको उनके लिए पाथ क्रिएट करता हूँ।
मैं सिर्फ उनको रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रखना चाहता, जो मैं बातें उनको सिखाता हूँ वो रियल एस्टेट के अलावा सारी फील्डों में भी यूज होती है। Okay. मतलब आप समझो मैं उनके माइंडसेट पे काम करता हूँ, मैं सिर्फ उनको कैलकुलेशंस ही नहीं समझा रहा, मैं उनको लोगों को समझना सिखाता हूँ, कम्युनिकेशन सिखाता हूँ कि आपको कहाँ पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। आप जब घर से डिमोटिवेट होकर निकल रहे हो, अब एग्जाम्पल मैं तो एज अ लेमन वे में आपसे कुछ कन्वर्सेशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो अभी 10-12 पास करके निकला है और जेनजी है वो, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लेकिन वो पेरेंट्स के साथ मैच नहीं खा रही है और वो मिडिल क्लास बंदा है। अब वो घर से निकला, फैमिली ने प्रेशर दिया कि कुछ कर ले, कमा ले, ये वो फोर्स आई चीजें। अब उसके सपने औकात से बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, एक्सपोजर ज्यादा है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रिच लाइफ देख रहे हैं तो उनको भी रिच बनना है। जब वो घर से निकलते हैं तो होता क्या है, या तो वो गलत संगत में जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे, उनको क्या है क्विकली पैसा कमाना है। लेकिन मैं बच्चे को ट्रेन क्या करता हूँ कि बच्चे सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप का हमेशा, क्योंकि जिस इंसान ने अपने माँ बाप की कदर की है समझो वो दूसरे को भी उतने उसी नजरिए से देखता है। पहली चीज ये आ गई, क्योंकि जेनजीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होते। सेकेंडली क्या है कि जब वो निकल रहे हैं, घर से आ रहे हैं, आप काम करने निकले हो, अब उनके बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी वो काम में मिक्स कर देते हैं, तो ना तो काम ही अच्छा हो पा रहा है ना पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो पा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में उनको सिंपल बोलता हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपने घर छोड़ के आओ। जो बात अगर घर की टेंशन है ना उसको घर में छोड़ के आओ, और उसके बाद आपको हर दिन एक आखिरी दिन है, टेंशन लेके जाने का है, कमा लेंगे ना, साथ मिलकर कमा लेंगे, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन आपको उस हिसाब से सिचुएशंस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप काम के लिए आए हो तो आपको 110% अपना काम के लिए होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो मैं इनके अंदर डेवलप करता हूँ, मैं इनका हर एक सेकंड पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को बोला कि आपको 70 लाख रुपए कमाने 6 महीने के अंदर, आपका ये अचीवमेंट है कि आपने 70 लाख की कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मैंने उसको 70 लाख में, मैं 70 लाख को डिवाइड कैसे करता हूँ और आपने कहा 6 महीने के अंदर, तो सबसे पहले 70 लाख को 6 महीने से मैं डिवाइड करके आपका एक रेट निकाल दूंगा। वहां पे मैं आपके एक दिन का हिसाब लगा दूंगा कि एक दिन में एटलीस्ट आप इतना पैसा कमाओगे। एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटों में आपको एक घंटे में 60 मिनट मिलते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड मिलते हैं। तो मैं हर एक सांस लेने के सेकंड को भी आपको पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा। उसको बोल दूंगा जब जब तू सांस लेगा ना तो यहाँ पे तेरे 3-4 हजार रुपए गिर रहे हैं। तो जब तक तू उसको नहीं समझेगा ना, जब तक कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें हर एक अपने सांस को, हर एक सेकंड को हमें कन्वर्ट करना चाहिए मनी में, अगर हमारे सपने बड़े हैं। क्योंकि जब हमारे वो एफर्ट और वो जो मेहनत है ना वो सही जगह यूज होगी। नहीं तो आज के टाइम में लोगों के पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है। सोशल मीडिया एक बार स्क्रॉल करना शुरू करो, कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो टाइम निकल गया वो क्या कभी दोबारा आएगा? नहीं आ सकता ना, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करो, टाइम को कैलकुलेट करो, हमेशा हाथ पे वॉच को पहनो और बार बार नोटिस करो। जब जब आप किसी के साथ मीटिंग करो और आपको दिख रहा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, नोटिस करो, वॉच को देखो। वहां देखने से क्या पता चलता है कि भाई घड़ी तो घूम रही है, वो नहीं रुक रही है, लेकिन तू रुका हुआ है वहां पे। तो मैं उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि लाइफ में उनको बढ़ना कैसे। ये तो आपने एक उनको मोटिवेट कर दिया। उसके साथ साथ क्या आप उनको कभी इस चीज से अवेयर रखते हो कि इसके साथ साथ आपको अपने कंपटीशन को भी ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं रिजेक्शन होता है उसको कैसे फेस करना है, उसको भी क्या उनको बताते हैं? देखो ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर इनमें से एक भी अगर डिसबैलेंस हो गया तो आदमी का माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं एक चीज समझता हूँ कि सबसे पहली चीज क्या है ना कि अगर हम रिजेक्शंस की बात करते हैं तो रियल एस्टेट मींस रिजेक्शंस ही है। रियल एस्टेट में हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता जो टिक गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। इसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तो आप करते रहो, डेली एफर्ट डालते रहो, आपको उसमें तो रहना ही पड़ेगा। दूसरी चीज अब आती है बात चैलेंज की, कि चैलेंज लेते हैं, कंपटीशन हो गया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पिटिटर या तो अपनी टक्कर का बनाओ या अपने आप को बनाओ। मैं ऐसे ही किसी को देख के कॉम्पिटिटर मान लूंगा, हो सकता है उसकी स्पीड स्लो और मैं उसको कॉम्पिटिटर मान के बैठा, हो सकता है मैं उससे बेहतर भी कर सकता था, लेकिन मेरे लिए तो कॉम्पिटिटर वो हो गया कि यार इस बंदे ने एक सेल निकाल ली है और मैं अभी एक सेल निकालने का टारगेट है। तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते जिसने 10 सेल निकाल ली है, जिसको 10 सेल की है, जिसने 10 इन्वेस्टरों के साथ बिजनेस किया है, तुम उसको क्यों नहीं टारगेट करते? तो टारगेट्स हमेशा बड़े रखो। हो सकता है औकात से बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उतनी एफर्ट डालोगे तो जरूर वो कामयाबी होगी। जब देहरादून ज्वाइन किया था तो यहाँ आपने देखा था कि कोई है आपका जो कंपटीशन है या कोई कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन मैं खुद से हूँ।
मेरे को लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिसको मैं कॉम्पिटिटर ओके। अभी आपने कहा कि आप मोटिवेट बहुत करते हैं, आज आप आते हैं, राइट। आपकी अभी एक बुक भी आने वाली है, यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, और कब वो लॉन्च हो रही है वो भी अगर आप बता सकें सो तो। बेसिकली मेरी जो बुक आ रही है अभी, द रियल एस्टेट माइंडसेट करके नाम है उसका, ठीक है, और ऑफ कोर्स अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी आपको, अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिन में, अभी लॉन्च नहीं मैंने की है। सो उसमें ना मैंने, देखो मैं क्या समझता हूँ, रियल एस्टेट मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने सीखा वो एक माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखोगे हर वक्त, तो सक्सेस होने में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिजेक्शन ज्यादा है, लोग जज करने वाले ज्यादा है। रियल एस्टेट में क्या है, लोग जज करते हैं कपड़ों से, घड़ियों से, शूज से, गाड़ी से, ठीक है, हर एक सेकंड पे आपको जज करेंगे आपके करेक्टर को। तो लेकिन अगर वहां से आप खेल गए हो, वहां से आप निकल चुके हो लड़के, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, अब होता क्या है कि फिजिकली आप वहां हो, मेंटली आप वहां पे हो ही नहीं, तो मेंटली आप क्या हो अपनी फ्यूचर वाली लाइफ में, तो आपका माइंडसेट अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग है तो आप वहां पे सरवाइव कर जाओगे। अगर वहीं पे माइंडसेट आपका वीक हो गया और आपने उन सब चीजों पे फोकस किया, यार मैंने शूज क्यों नहीं अच्छे डाले हैं, ओहो यार मेरे पास महंगे कपड़े क्यों नहीं है, ओहो यार बिना गाड़ी के तो मैं जाऊंगा नहीं, मेरे पास बाइक है लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं रैपिडो करके जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, वहां वो सिचुएशन, वो जो स्ट्रगल है वो कैसे उससे लड़ोगे, वो सिर्फ एक माइंडसेट है जो आपको लड़ाएगा, क्योंकि वो आप फ्यूचर वाले अपनी जनरेशन से या फ्यूचर वाली जो आपका वर्जन है उसके साथ आप बैठे हो, और आपको पता है कि वहां तक पहुंचना है तो ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। माइंडसेट के बारे में आपने जो बोला कि उसके बारे में एक बहुत अच्छी सी थियरी है, राइट, कि जब बोला दो यूएफसी फाइटर, उनकी जब फाइट होने वाली रहती है तो एक दूसरे को फेस ऑफ कराते हैं, राइट, तो माइंडसेट इतना बड़ा काम करता है कि इफ उसी फेस ऑफ में अगर आप अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर देते हो तो आधा जो फाइट है आप बोला वहीं पे जीत जाते हो। राइट, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी माइंडसेट की थ्योरी है, माइंडसेट ही है। बिल्कुल सर। आज के टाइम में अगर आप इलोन मस्क की बात करते हो, दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा है राइट नाउ, ठीक है, इलोन मस्क क्यों बना है? बहुत दुनिया के पास अपॉर्चुनिटीज थी, क्या कमी थी लोगों के पास जो इलोन मस्क बना है? सिर्फ माइंडसेट। वो बंदा 24 घंटे भी बैठ के काम करता था, माइंडसेट। उसको कभी भी उसका बर्थडे था तो उस दिन और काम करता था, कोई खुशी का दिन होता तो उस दिन और काम करता था। उसको पुश कौन कर रहा है? उसका माइंडसेट, उसकी सोच, उसको जो बनना है, उसकी लगन, उसके जो है ना लाइफ में चाहिए। हर बंदे की स्ट्रगल अलग होती है, हर बंदे की सक्सेस अलग होती है, लेकिन क्या आप औकात से बड़े सपने देख रहे हो? अब उसने पॉसिबल करा सर, एयरक्राफ्ट वो सब चीजें करी है, ठीक है। तो हर जो इंसान आज टॉप 1 पे बैठा है, शाहरुख खान की बात करते हैं, तो सर ऐसे ही थोड़े ना बने, वो सब माइंडसेट था उनका। उनको पता है आज हालात कुछ भी हो ये बदल जाएंगे, पैसा आएगा सब बदल जाएगा, कपड़े भी बदल जाएंगे, शक्ल भी बदल जाएगी, गाड़ी घोड़ा भी बदल जाएगा, लेकिन अगर सोच अभी नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। तो सोच जरूरी है। हो सकता है आप किसी चोली में रह रहे हो, हमेशा जो चोली में रहते थे ना, स्लम एरिया में रहते, वही टॉप पे बैठे हैं जाके, आप कभी भी चेक कर लेना। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है, वो सड़कें देखी हैं, वो लोगों को माइंडसेट समझे हैं, उन्होंने वो सब चीजें फेस की हैं। आज एक रिच बच्चे को बिठा देना और एक जो चोली में से निकला है स्लम एरिया से उसको बिठा दें, दोनों के माइंडसेट को आप समझ लेना। रिच बंदे के पास पहली चांदी का स्पून होगा, वो सब होगा, लेकिन जब उसको हालात करवट बदलेगा ना तो वो वहां पे खड़ा नहीं हो पाएगा, सर्वाइव रेट उसका बहुत कम नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका स्ट्रगल अलग है। उसको तो वो है कि अब उसको चांदी से सोने की चम्मच पे जाना है, लेकिन उसको तो कड़ी धूप में भी सड़ा होगा वो बच्चा, है ना। तो सर वो तो उसका मजा ही अलग है ना फिर तो। नहीं, बिल्कुल सही। थोड़ा सा जरा अब इस तरफ को, मार्केटिंग की तरफ को फिर से आते हैं कि अभी जैसे एक सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है कि लग्जरी हाउसिंग का, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या एक्चुअल में लोग इसकी तरफ आ रहे हैं? क्योंकि बहुत दिखता है ये, और लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं ऑफ कोर्स होते हैं। देखो क्या होता है, जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो सब सैंपल फ्लैट्स होते हैं, सैंपल अपार्टमेंट्स होते हैं। सैंपल में क्या होता है, वो आपको ये जो प्रॉप्स वगैरह होते हैं ये यूज होते हैं उसमें, और उसको दिखाया जाता है। वीडियो डमी फ्लैट बोल सकते हैं उसको, डमी फ्लैट बोल लो। वो वीडियोस में क्या होता है, क्वालिटीज के लिए अच्छे लगते हैं, तो लोगों को लगता है एक्चुअल में ये लाइफ है। लेकिन मेन क्या है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैट्स की, जो लग्जरी फ्लैट्स की बात करें, लग्जरी की डेफिनेशन क्या है? लग्जरी की डेफिनेशन नॉट कि मैंने पराडा की ये ली हुई है, मैंने बिनगाती का डिजाइनिंग ये करा हुआ है, मैंने फैशन टीवी का अपार्टमेंट लिया, वो लग्जरी नहीं है। लग्जरी मीन्स ये, जो आपका कंफर्ट है, क्या वो आपको प्रॉपर मिल रहा है? आपका कंफर्ट क्या है? आपका कंफर्ट है आपको बड़ी किचन चाहिए, आपका कंफर्ट है कि मैंने सामने सुबह टेरिस पे खड़ा होना है, अपने सामने एक व्यू लेना है, आपका कंफर्ट वो है। लग्जरी मीन्स क्या है? जो आपका कंफर्ट है। लग्जरी मीन्स नॉट कि आप महंगी घड़ियां, ये तो सब पैसों का खेल है ना, कितना पैसा लगता है, सब कुछ मॉडिफिकेशन में घर को कितना कन्वर्ट करने में कितना, वो तो आप कहीं भी क्रिएट कर लोगे ना, लेकिन आप कंफर्ट कहाँ से लाओगे? वो नेबर कहाँ से लाओगे? वो एटमॉस्फेयर कहाँ से लाओगे? लग्जरी मीन्स एटमॉस्फेयर आपका कंफर्ट है।
अभी जैसे आपने कंफर्ट की बात की या नीड बेसिस की बात की, तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो, मतलब मैं बोलना चाहूंगा पैसा बेकार ये फिजूल का खर्च करने वाला है, लेकिन वो फिर भी लोग उस पे करते हैं एज ए इंटीरियर अगर मैं बात ऐसे करूं तो। इंटीरियर पे हाँ। देखो, फिजूल कुछ नहीं है। हम्म, किसी को टाइटन की वॉच पसंद है, किसी को हम्म, रोलेक्स की। हम्म। वॉच ही है दोनों, ठीक है, टाइम ही दिखाती दिखाना है, टाइम ही है। दिखाती टाइम ही है। लेकिन जिसने रोलेक्स पहनी है हम्म, उसने कुछ उखाड़ा है जिंदगी। तो अगर कोई घर में कुछ एक्स्ट्रा लगा रहा है तो सर उसकी पर्सनल चॉइस है। अब वो उसमें चांदी की टाइलें बिछा दे, है ना, सोने के झूमर लगा दे, तो वो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें उसका पैसा वेस्ट है। उसने किया, उसने कुछ लाइफ में किया है ना, उसने अचीव किया है, तो उसको उसका उसमें कंफर्ट मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है घर में आप कुछ भी यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका वेस्ट है। आपको जो चीज आपको प्लेजर दे रही है, आपको फील करा रही है, कंफर्ट दे रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली करो, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं अगर इस इंडस्ट्री का अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप क्या मानते हैं ये रिवॉल्यूशन कौन लेके आया इस इंडस्ट्री में? हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, पहले इंडिया से शुरू कर सर रहे हैं। देखो, अभी रिसेंटली वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं बड़े जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया से ही जिन्होंने ग्लोबली अपने आप को बहुत अच्छे सरवाइव किया है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है ना, रिसेंटली गुड़गांव सबसे पीक पे गया है। गुड़गांव क्यों पीक पे गया है? अब डीएलएफ आपने नाम सुना होगा। डीएलएफ आज भी आप गूगल करते हो तो कहीं ना कहीं टॉप पे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी जो कमेलिया है, ठीक है, ये जो साइट्स है, 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिका है, तो उसे ना एकदम से पुश मिला है, बूम मिला है। तो लोगों को ये हो गया कि नहीं, अब जो इंडिया है, इंडिया में भी मतलब प्रॉपर्टीज इतनी महंगी बिकती हैं। मतलब जब मैंने, आप समझो उस अपार्टमेंट के पर स्क्वायर फीट 1,90,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वो बिकते हैं चीजें, तो पर स्क्वायर फीट की बात है। देहरादून में क्या चल रहा है, 4 से 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का, ठीक है, 1,90,000 रुपए स्क्वायर फीट का। तो वो चीज कहीं ना कहीं अचीव करना, माइलस्टोन अचीव करना, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। आई थिंक डीएलएफ के बाद ही लोगों ने शायद सोचा कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हाँ देखो, डीएलएफ पता क्या होता है ना, पहले एक्सपोजर नहीं था। अब लेट सपोज, अब माइंडसेट क्यों चेंज होते हैं? आप थे और आपके फादर साहब थे। आपके फादर साहब का अपना एक सर्कल था जिनसे वो प्रॉपर्टीज लेते थे। 2-4 लोग थे, वो पूरे प्रॉपर रियल एस्टेट में नहीं थे, लेकिन उनको नॉलेज थी कि वहां पे वो चीज खाली है, वहां पे वो मिल जाएगी। अब बच्चे की प्रेफरेंस अलग हो गई है, बच्चा उनसे मैच ही नहीं खा सकता। आप जब प्रॉपर्टी लेने जाओगे, क्या आप अपने फादर के अंकल से जो दोस्त होंगे उनसे बात करके कहोगे अंकल मेरे को 5 BHK पेंट हाउस चाहिए, वो भी एक अच्छे मेंशन में, क्या वो दिला देंगे? नहीं दिला सकते, ठीक है। अगर आप उससे उनसे पूछोगे कि अंकल ये बताओ देहरादून के अंदर पर स्क्वायर फीट कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, बता देंगे? नहीं बता सकते। क्या वो आपको वो, क्योंकि क्या था, उनका वो पार्ट टाइम प्रोफेशन था। आज के टाइम में जो यंगस्टर आ रहे हैं वो एजुकेट होके आ रहे हैं। आज के टाइम में वो 5 सेकंड में आपको सारी कैलकुलेशन निकाल के ये बता देंगे आपको इतना बनना है, इतना लगना है। पहले लोग नहीं निकालते थे। तो अब जो लोग आ रहे हैं वो एजुकेट होके आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि यहीं पे वो सेम फॉर्मेट यूज होता है कि आज की जो जनरेशन है, आप नई नई जनरेशन से मिलते हो। मेरे साथ कई बार होता है, मैं कितनी एज है, मैं 20s की एज है मेरी, मैं डेवलपर्स के बीच में बैठता हूँ, तो बहुत एज्ड लोग मिलते हैं, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, बच्चा है ये तो वो है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो पूरा रूम सुनता है। वो कहते हैं नहीं यार। तो आपके अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए कि कोई आपको सिर्फ एक एज से जज ना करके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एज फैक्टर रियल एस्टेट में जरूर आता है। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो और कोई आपको दिखता है कि कम एज का बंदा है, तो आप कहते हैं यार ये बच्चा सा मेरे को क्या समझाएगा। लेकिन आज के टाइम में सर जो बच्चे हैं ना, वही $1 बिलियन की कंपनियां बना के बैठे हैं। तो मेरे को लगता है उसको अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करना। आप उसकी नॉलेज समझो, अगर वो आपका पैसा बचाने में हेल्प कर रहा है तो क्या गलत है फिर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ना एरिया का डेवलप होना बहुत जरूरी है, बट डीएलएफ जब डेवलप हुआ था तो वहां पे कुछ भी नहीं था। डीएलएफ ने ही उस एरिया को डेवलप किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब कहीं पे कोई साइट पे जाते हो या किसी एरिया का इंस्पेक्शन करते हो, तो आप ये देखते हो कि ये एरिया पहले से कितना डेवलप है, या आप जाके अगर आपको एरिया पसंद आ गया तो आप उसमें अपना शुरू कर देते हो? मैं सर डेवलपमेंट पे नहीं देखता, मैं मास्टर प्लान देखता हूँ। एक्चुअल में जो इन्वेस्टर्स है या जो कंसल्टेंट है, डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि आज शहजादा रोड मेरा पूरा बसा हुआ एरिया है, तो वो डेवलपमेंट हो गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे पैसा लगा दो, वहां पे पैसा बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकते? वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर आप मास्टर प्लान पे काम करते हैं, एमडीडीए का मास्टर प्लान है, ऐसे हम चंडीगढ़ थे, वहाँ पे गमांडा का मास्टर प्लान होता था। मास्टर प्लान पे क्या होता है कि फ्यूचर के जो डेवलपमेंट है वो सारे उस मास्टर प्लान के अंदर एरिया होते हैं।
उस एरिया में इन्वेस्ट करो, उस एरिया में पैसा लगाओ जहाँ पे अभी डेवलपमेंट आना बाकी है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग सस्ती होगी और आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे अभी आपने बोला कि डेवलपमेंट नहीं देखता, मैं मास्टरपीस देखता हूँ, बट कई बार क्या होता है कि मास्टरपीस के लिए जब आप बोल रहे हो जाने के लिए, कहीं ना कहीं एरिया डेवलप होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी जो चीजें होती हैं, वो संसाधन जो होते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल बात सही है सर। यहाँ पे ना अब क्या होता है, अब यहाँ पे दो बातें मिक्स हुई है अभी रिसेंटली हमारी कन्वर्सेशन में। अब हम जो इन्वेस्टमेंट है या पर्सनल यूज है, यहाँ पे दो सिनेरियो आ गए। एक हो गया कि आप पर्सनल यूज अपने लिए घर देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे नियर बाय स्कूल, हॉस्पिटल, ये फैसिलिटीज है या नहीं है, रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है ना। एक होता है मेजरली इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो मास्टर प्लान पे होती है। पर्सनल यूज के लिए आपको डेवलपिंग सेक्टर में जाओगे, क्योंकि आपको नियर बाय हॉस्पिटल भी चाहिए, नियर बाय स्कूल भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी चाहिए, और जो आपका वर्किंग एरिया है वो भी आपके नियर बाय होना चाहिए। वहाँ पे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, वहाँ आप मास्टर प्लान पे काम करते हैं। तभी इन्वेस्टर साइट विजिट करते हैं। इन्वेस्टर साइट विजिट सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। या आपको जैसे इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, अगर आप कोई प्लान लेके इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो मान जाते हैं कि डेफिनेटली। जिनके साथ मैंने देखो क्या होता है ना, सबसे पहले कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जुड़ेगा तो वो साइट भी समझेगा और आपको भी समझेगा, और जिसके पास पैसा है ना वो आपसे बड़ा सियाना है, ठीक है, उसका दिमाग आपसे ज्यादा चलता है। कभी भी पैसे वालों को अंडर एस्टिमेट मत करना, पैसा ऐसे ही नहीं कमा के बैठे हो। मैं इसी बात पे आने वाला था कि जो इन्वेस्टर होता है ना, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या हमेशा लो प्रॉपर्टी में देखने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो आपकी फेस वैल्यू पे पैसा लगाते हैं। वो ऐसे हो गए जैसे कि वो एक घोड़े पे दांव लगाते हैं, तो हमारे ऊपर दांव लगते हैं। कंसल्टेंट क्या है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं कि ये मेरे को कमा के देगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स मीन्स क्या हो गया कि जिसके पास पैसा है, पहली चीज उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर आपसे मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है ना, आपको सबसे पहले आप साइट विजिट पे ही मिलोगे। ऐसा तो नहीं है सर आप उसके पास गए, मैं ये प्रॉपर्टी लेके आऊं, उसने कहा ठीक है मेरा इतना पैसा लगा दो। या तो उसको पहले से उस एरिया की नॉलेज होगी, नहीं होगी तो वो उस साइट पे जाएगा, उस साइट को देखेगा, समझेगा, पहली डील क्रॉस होगी, उसके बाद आपको रनिंग पे बिजनेस के लिए फिर आप फोन पे भी वो डील अचीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया वहां पे। आपने इतना लंबा टाइम इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है, मेरे को लगता है कि ना, जैसे बोलते नहीं थे एक अभिषेक बच्चन का एक एड चलता था वॉक आइडिया वाला, कि मैं वॉक करते समय भी टॉक करता। आपका रियल एस्टेट से मेरे को बड़ा जुड़ाव लगता है। एक अगर मैं आपको डेफिनेशन मांगना चाहूँ या आपसे चाहूँ कि आपके लिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट क्या मैटर करता है। देखो मेरे लिए पर्सनली तो रियल एस्टेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई लिमिट ही नहीं है पैसा कमाने की, और पैसे के साथ साथ जो आपके कनेक्शन, जो रिलेशंस बनते हैं। आज मेरे पैसा चलो एक अलग चीज है, पैसे को हर बंदा वैल्यू देता है, मैं भी देता हूँ, पैसा नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक मेरे को प्लस पॉइंट क्या लगता है कि लेट सपोज मेरा आज कोई इन्वेस्टर है जिसके साथ मैंने बिजनेस किया और वो अननोन है, और वो किसी अलग सिटी में अलग कंट्री में रहता है, उसके साथ मेरा रिलेशन बना है, तो मेरे पास एक डोर और ओपन हो गया उस स्टेट या उस सिटी में या उस कंट्री में जाने का, कि मेरे वहाँ पे अपने लोग बैठे हैं। कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई बहन जो हो सकती है ना, तो ऐसे कोई माँ बाप जैसे लोग हो सकते हैं, रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं, कोई ब्रदर हो सकता है। तो वो क्यों बनते हैं, जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपने मेरे साथ बिजनेस किया, आप और मेरा एक रिलेशन बना, आप एक अलग सिटी में, मैं एक अलग सिटी में, मेरे को कल को सिटी में जाके कुछ करना है, तो सबसे पहले मैं किसको पकड़ूंगा, आपको पकड़ूंगा, हिमांशु जी मैंने आना है ऐसे, सबसे पहले आप सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैंने आपको कमा के भी दिया और एक अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड भी किया है। तो पैसे के साथ साथ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती रहती है। नॉर्मल जो बिजनेसेस कोई भी करता है उसमें ना हमेशा कस्टमर रिटेंशन रेट पे बहुत फोकस किया जाता है, कि आपका कस्टमर एक बार तो आपके पास आ गया, चलो वो क्या पता बाई चांस आए हो, कैसा आए हो, लेकिन वो अगेन एंड अगेन कितनी बार आपके पास आ रहा है। तो रियल एस्टेट में क्या ये होता है? देखो रियल एस्टेट में होता है, लेकिन रियल एस्टेट क्या है ना, रियल एस्टेट ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे डेली शॉपिंग हो रही है। एक कस्टमर कई साल में एक प्रॉपर्टी बनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, लेकिन अब रिटर्न आने का क्या होता है ना, पहली आपके साथ डील करी हुई मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं देगी, या मैं उस प्रॉफिट को काउंट नहीं करूंगा। लेकिन जो आपका विश्वास मैंने जीता, उससे जो मेरे रिलेशंस बने हैं, जो आपने मेरे को रेफरेंसेस दिए, वहां से मेरा बिजनेस क्रिएट होना शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली वो एक सर्कल ऐसे चलता है कि मैंने हिमांशु को आज कोई प्रॉपर्टी दी है, हिमांशु ने एक रेफरेंस में, हिमांशु को सर्विस अच्छी लगी है, हिमांशु ने दूसरे बंदों का है कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप गौतम ठाकुर के पास जाओ, तो वहां से वो चीज मेरे को लगता है वो रिटर्न रेशो आना शुरू हो जाता है। मतलब जो रिटर्न है उसको यहाँ पे हम रेफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो सर मैं जैसे किसी शहर में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ
और मैं आजकल ऑनलाइन में सर्च करता हूँ तो मल्टीपल जो है मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब मैं उन मल्टीपल जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से कैसे बिलीव करूँ कि कौन मेरे राइट है कौन रॉन्ग? देखो, एक चीज है, पहली चीज तो ये है कि कभी भी उस इंसान के साथ प्रॉपर्टी बाय मत करना जो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के लिए आपको पुश कर रहा है। वहां से तो आप निकल जाना कि फॉर एग्जांपल आप कोई घर देख रहे हो, 100 गज का घर देख रहे हो, एज अ लेमैन वे भी हम समझते हैं, और आपने बोला कि मेरे को 100 गज का घर चाहिए और मेरे को इस एरिया में चाहिए और मेरे को ये प्रेफरेंस है, और आप उसने एक क्वायरी थी, मतलब उसने वही प्रॉपर्टी लिस्ट की थी और आपने वहां पे पुश कर दिया। अब आप तो वहां से अट्रैक्ट हो गए, लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि क्या आपको और से बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे लाइफ में। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, आपको उसी बजट में क्या आपका 100 से 125 या 150 गज प्रॉपर्टी मिल सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो कभी भी ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रॉपर्टी पे आपने क्वायरी की है, क्या ब्रोकर आपको सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के लिए पुश कर रहा है या आपको समझ के, आपके पर्पस को समझ के आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है? मल्टीपल कर रहा है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं भी एक गो थ्रू गया था एक ब्रोकर के, तो वो बहुत ही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत मेरे को पुश कर रहे थे, बहुत ज्यादा। मैं तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर आप नहीं लेते तो हमारे पास 2-3 कस्टमर और हैं, तो मुझे लग गया था कि शायद एक की तरफ ज्यादा पुश कर रहे हैं, तो इसका इनका इसी पे ज्यादा फोकस होगा इसके लिए। सो ऐसा होता है। देखो, समटाइम ना क्या होता है कि जब हम भी क्लाइंट से बात करते हैं, डिस्कशन होती हैं चीजें, तो कभी भी जैसे साइट विजिट कर ली, चीजें देख लिए, हम कभी भी उनको पुश नहीं करते। हम उनको एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि सर सबसे पहले तो आप फीडबैक बताओ, आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी है। फिर उनके इश्यूज को समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कि यार मैं कुछ और भी सर्च करना चाहता हूँ, तो हम उनको और प्रॉपर्टीज भी सजेस्ट करते हैं। एज अ डेवलपर हम काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है ना, अंशिका डेवलपर। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, हमारे 7-8 प्रोजेक्ट चलते हैं रनिंग पे। हम उनके पर्पस को समझते हैं। हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी को देख के वो मेरे से जरूर मिले हो, लेकिन मिलने के बाद फिर मैंने उनके पर्पस को समझा कि सर आपके पर्पस क्या, आप ये देख रहे हो। उन्होंने कहा पहले एक प्रॉपर्टी देख ली, यार ये समझ नहीं, ठीक है सर कोई बात नहीं, 3-4 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, एक बार ये समझ लो ऑफिस में बैठ के, देन उसके बाद हम अगली स्टेप पे चलते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, तो वहां पे हम चीजों को रिफाइन कर सकते हैं एक बार। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि जैसे आप बहुत से डेवलपर्स के साथ बैठते हैं, कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टिमेट करते हो कि ये अभी तो नए लड़के हैं, ये क्या जानते हैं इस मार्केट के बारे में, हम तो काफी जेंट्स इस मार्केट के बारे में। तो मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जानना चाहूंगा कि बहुत कम उम्र में आपने क्या कोई ऐसा डिसीजन लिया है अपने डेवलपर के लिए जो आपने उन्हें बताया, उन्हें पिच किया हो, उन्होंने उसको उस पर काम किया हो और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट का ही। बहुत है सर, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि जब मैं डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे उनको आइडियाज और थॉट दिए हैं जहाँ पे उनका बिजनेस इनहेंस हुआ है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो डेवलपर है, डेवलपर के पास एक पर्सनल टीम है, मार्केटिंग की और इन सब की एजेंसीज हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में उन्होंने वो कमी को समझ पा रहे हैं? क्या है मार्केटिंग टीम आपके लिए क्या करती है? आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कर सकती है, आपकी गुडविल बना सकती है, आपको दिखा सकती है, डेली एड कैंपेन चला सकती है, और आपको उधर क्रेडिट कार्ड बार बार स्वाइप होता रहता है। पैसा तो बर्न हो रहा है, बट क्या रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, अब वो एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, हायरार्की तो चल रही है, लेकिन जो मार्केट में जो चैनल्स बैठ के काम कर रहे हैं, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या वो उनसे खुश हैं? क्या वहां पे कुछ लैग कर रहा है? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने उनको हेल्प किए कि सर डेवलपर्स को मेजरली मैंने बहुत डेवलपर्स को हेल्प की बिजनेस इनहेंस करने में, टीम बिल्ड करने में। जब टीम होती थी, टीम से मिलता था, तो मैं उनको सजेस्ट करता था सर अपनी टीम में ये आप चेंजेस ले आओ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे मैंने उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर उनको थोड़ा गाइड किया, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर उनको गाइड किया, सोशल मीडिया मेंटेन को लेकर उनको बोला कि सर आप अपनी खुद की फेस वैल्यू, क्योंकि तो होता क्या है ना, रियल एस्टेट में फेस वैल्यू पे पैसा लगता है, और अगर वो मिस है तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मैंने गाइडेंस दी है उनको। मैंने उनको बोला है कि अब जैसे सेमिनार्स हम प्लान कर रहे हैं, अभी देहरादून में भी कुछ सेमिनार प्लान कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को मेरे डेवलपर की क्या लगती है, अंशिका डेवलपर की क्या सबसे अच्छी बात है कि जो यंगस्टर है ना, हम हर किसी को मौका देते हैं। मतलब मेरी कंपनी में फ्रेशर भी आते हैं और एक्सपीरियंस भी आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों को मैं बिजनेस कर सकता हूँ। फ्रेशर बंदे जो आते हैं ना, उनका माइंडसेट उस टाइम पे कुछ नहीं होता, उनको एक पाथ दिखाना पड़ता है और फिर सारे अग्रेशन के साथ वो उस पाथ पे चल पड़ते हैं। तो हमारी कंपनी में ये सबसे बेस्ट चीज है कि कोई भी यंगस्टर अगर आज के टाइम में काम करना चाह रहा है, कोई फ्रेशर है और वो रियल एस्टेट में आना चाह रहा है, तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। और उसको पर्सनली मैं ट्रेंड करता हूँ ताकि वो फ्यूचर में एक माइंडसेट के साथ चले और वो लाइफ में अपना सर्वाइव अच्छे से कर पाए। तो ऐसा है, बहुत सारे डेवलपर्स को हमने पर्सनली हेल्प की है उस चीज को लेके। आप बात कर रहे हैं कि सेमिनार करने वाले हैं फॉर
एजुकेशन पर्पस के लिए। एजुकेशन पर्पस के लिए। आप ये आप देहरादून के लोगों के लिए करना चाहते हैं या जो टियर 1 सिटी से आ रहे हैं उनके लिए करना चाहते हैं? देखो अभी तो मेरा देहरादून पे फोकस है। तो मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगा सर आपकी बात काट के कि आपको क्या एक लगता है कि देहरादून के जो लोकल लोग हैं उन्हें एक रियल एस्टेट के सेमिनार में बुलाना बहुत इजी काम होगा? सर इजी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ इजी भी है। ठीक है, जो इजी मिल जाए वो कोई काम नहीं है। लेकिन मेरे को ये समझता है देहरादून में अब सबसे बड़े मेरे को इश्यूज क्या लगे, सेमिनार मैं क्यों समझता हूँ यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, एजुकेशन हब है, तो हर तरीके से बच्चा आ रहा है, वो जॉब देख रहा है, वो गलत जगह ज्वाइन हो रहा है और वहाँ पे अपनी लाइफ को खराब कर रहा है। तो जो सेमिनार जब करने वाले हैं तो उसमें कौन से एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं? सर एज ग्रुप मेरे यहाँ पे जो बच्चा 18-20 साल का है वहां से लेके जो 50-55 साल तक के बंदे हैं, सारे एज ग्रुप मेरे साथ बैठ सकते हैं उस सेमिनार में। एक सिंपल सी बात है, सेमिनार के प्लान्स कर रहे हैं अभी, उसमें क्या है ना, अब काफी ऐसे यंगस्टर हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन और कहीं जुड़ भी चुके हैं, लेकिन वहां पे उनकी पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं हो पा रही है। अब होता क्या है कि ऐसे बहुत मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज आए हैं जिनके साथ डिस्कशन हुआ मेरा पर्सनली बैठ के, तो कहते सर वहां पे तो हमें पेन और डायरी देते थे, कहते कॉल करो कस्टमर बुलाओ। अब उन बच्चों का माइंडसेट नहीं है, हर बंदे के ऊपर ये सिचुएशंस लागू नहीं हो सकती। तो हमारी कंपनी में मैं पर्सनली ऐसे ट्रेंड कभी किसी को करता ही नहीं, मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि आप कॉल करो। मैं पहले समझता हूँ कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अदरवाइज क्या हो रहा है वो सामने वाले को भी इरिटेट कर रहा है। कस्टमर की क्वायरी आई, आप इरिटेट ही हो रहे हो ना अगर वो ढंग से आपको समझा ही नहीं पा रहा है। तो हम कॉलिंग पे फोकस नहीं करते, हम माइंडसेट, हम ओनरशिप देते हैं। हम एम्प्लॉय नहीं समझते, हम उनको ओनरशिप देते हैं कि भाई जितना मैं मालिक हूँ इस कंपनी का उतने आप भी हो, अगर ये इतने CR का प्रोजेक्ट है तो ये आपका भी है, तो वो फीलिंग ले लो, उसके बाद काम करो, आपको मजा भी आएगा। और कंपनीज में उनको एक डस्टबिन की तरह कह लो, किसी भी तरह उनको एक कोने में डाल दिया, डेली महीने पे उनको जब सैलरी की बारी आए तो उनको इधर उधर सुना दी, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। करेगा कैसे बच्चा जब आप उसकी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, उसके साथ बैठ के उसको आप खुद का टाइम नहीं, आप किसी को अरेंज करो ना कंपनी में। जब आप करोड़ों का बिजनेस बना रहे हो तो क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं, आप किसी, मुझे वहां पे थोड़ी सी चुभन होती है कि आप बच्चे के माइंडसेट को भी समझो ना। बिजनेस इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चे के माइंडसेट को भी तो समझने में क्या जा रहा है, आप समझो तो सही बैठ के। वो बाहर का सेमिनार करने से पहले क्या आप खुद का जो इंटरनल है उसमें करते हैं ये चीज? हाँ सर डेफिनेटली करता हूँ। अब आप समझो कि मैं सबसे पहली चीज डेली ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरी डेली ट्रेनिंग रहती है, एक मॉर्निंग में 10:30 पे उसका टाइम लो के, और एक इवनिंग में 6 बजे। पूरे दिन बच्चों को एक टारगेट दिए जाते हैं, उनसे डिस्कशन होता है, उनके माइंडसेट पे काम होता है, और डेली उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या चैलेंज आए आपको डे बाय डे, कस्टमर से बात करके। शाम को 6 बजे के बाद जब वो पूरी चीजें सिचुएशन वो फेस कर चुके हैं तो उसके बाद फिर उनसे पूछा जाता है आपका दिन कितना प्रोडक्टिव था, आज आपको क्या मेजर इश्यूज दिखे हैं। तो जब आप डेली उनको पर्सनल सपोर्ट करते हो ना तो बच्चा फार बेटर बन जाता है। अब सेमिनार्स तो क्या है ना सर, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर जगह ऑर्गेनाइज करता रहूंगा, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। मेरे साथ बहुत लोग कनेक्टेड है जिनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ सिखाने के लिए, समझने के लिए। सेम वही फॉर्मेट देहरादून में मेरे को लगता है अभी उस चीज की रिक्वायरमेंट है, और अंशिका डेवलपर उस चीज के लिए अभी कदम उठा रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको सिस्टम से कैसे काम करें, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपको एबल होना है तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हमारा सिर्फ रखना है, हमारा सिर्फ बिजनेस पे फोकस नहीं है, हम रियल एस्टेट सेक्टर में है, और रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की हम ऐसा क्या नया कर सकते हैं। हमारे लिए प्रोडक्ट एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा क्या हम अपनी साइड से कुछ दे सकते हैं पब्लिक को ताकि उनको भी, उनकी भी वैल्यू और वो वहाँ पे अपना सर्वाइव करे अच्छा खासा। अभी करंट में ग्राउंड रियलिटी में अगर बोलो इंडिया के रियल एस्टेट की तो क्या है? देखो रियलिटी ये है ग्राउंड रियलिटी की कि प्राइस जितना ओवर प्राइस चीजें हो रही हैं। ग्राउंड रियलिटी जो अभी वॉर हुआ है इसके बाद क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है कि देखो मार्केट स्लो है लेकिन डाउन नहीं है, ठीक है। मार्केट डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे शहर है, देहरादून ऐसे कुछ शहर है जहाँ पे मार्केट स्लो हुई ही नहीं है। ग्रोथ धीरे का मतलब आपका है कि रिटर्न कम? ग्रोथ धीरे का मतलब ये है कि जहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कोई प्रॉपर्टी स्पीड में, क्योंकि ग्रोथ कैसे पता करते हैं, जब हमारा कस्टमर आता है मार्केट में, डिमांड अगर ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा। अब जहाँ पे महीने पे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे 30 कस्टमर आते थे, वहां पे अब महीने में 5 कस्टमर आ रहे थे। अगर मैं टियर 1 सिटीज या मेजर सिटीज की बात करता था, तो वहां पे अगर डेवलपर से बात हो रही है, चैनल पार्टनर से बात हो रही है, ब्रोकर से बात हो रही है, तो वहां पे उनके रेशियो समझ में आते थे कि जहाँ 30 लोग आते थे वहां 5 आ रहे थे। तो वो मार्केट वहां पे स्लो होगी। क्यों होगी है?
क्योंकि एलपीजी हो गया, सिलेंडर की वजह से हो गया, तो लोगों को फियर हो गया, वॉर हुई, लोग थोड़ा अपने पैसे को स्टॉक करके लगे कि सारा प्रॉपर्टी में नहीं डालना। लेकिन अब लोग दोबारा से निकलने शुरू हो गए हैं। ये लिमिटेड होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होती है। तो जैसे ये इस टाइप का सिनेरियो आता है तो क्या आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? देखो, कॉम्प्रोमाइज तो दो चीजें हैं। प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो तो रहेगी, वो तो डाउन नहीं होगी। कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, एक पेमेंट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कस्टमर को हम पुश नहीं करते उस चीज के लिए। आपको लगता है कि ऐसा नहीं, हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और मेरे को लगता है देना भी नहीं चाहिए। आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ कर रही है तो डेफिनेटली बाय नॉट। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बाय नहीं करोगे तो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, या मैं जबरदस्ती आपको बाय करूंगा तो ही मैं सर्वाइव करूंगा, ऐसा नहीं है। हर डेवलपर के पास, हर इंसान के पास एक बैकअप प्लान जरूर होता है जहाँ पे वो सर्वाइव के लिए यूज करता है। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट थोड़ी सी स्लो है। Yes. पर्सनली मैं अगर आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आप मेरे को सजेस्ट करोगे कि मैं थोड़ा टाइम रुकूं या मैं अभी इन्वेस्ट कर दूं? देखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपकी आज पॉकेट अलाउ करती है तो इसमें रुकने वाली कोई चीज ही नहीं है। आप रुकोगे, आज प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए गज की प्रॉपर्टी, और आप रुकते हो, आप कहते हो यार मैं थोड़ा ना 1 साल रुक जाता हूँ, वो 30 की 45 पे कब आके बैठ जाएगी आपको पता नहीं होगा, तो वो पॉकेट से बाहर होगी आपके। बात तो सेम वही आगे, कान इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, सिचुएशन सेम होगी है। प्रॉपर्टी का कोई राइट टाइम नहीं है, प्रॉपर्टी हर दिन राइट है, हर समय राइट है। प्रॉपर्टी जितनी टाइमली बंदा ले लेगा उतना ही उसको रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। आने वाले जो कुछ साल हैं रियल एस्टेट के लिए सही रहने वाले हैं? सर, रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफिक देहरादून की बात करें या ग्लोबली बात? मैं अभी देहरादून की बात करते हैं। अगर देहरादून के मैं फिर बता रहा हूँ सर, 5 साल जो है ना अभी, वो बहुत गोल्डन रहने वाले हैं। आज के टाइम में जो देहरादून के रीजन के जो लोग भी हैं और जो आउटस्कर्ट भी, आउट वाले लोग भी हैं, जो देहरादून में जिनके पास एक घर है और वो कहीं छोटा मोटा प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी लेके छोड़ देते हैं ना, वहां से उनको हेल्प बहुत मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, अभी डेवलपमेंट फेज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके रूट पे है, उनके घर के पास प्रॉपर्टी है, एजुकेशनल हब बन चुका है इतना बड़ा, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आ चुकी हैं, वहां पे अभी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, रेट उनका बढ़ेगा। तो आज भी आप अगर कंपैरेटिवली मार्केट देहरादून के मिड की बात करो, आउटस्कर्ट की बात करो, तो रेट आधे पे भी रेट नहीं है। अगर देहरादून में 1.5 लाख रुपए, तो बाहर 20-30 हज़ार रुपए गज की प्रॉपर्टी इजिली आपको मिल जाती है। तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके रखो, 5 साल बाद वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, ये गारंटीड है। अगर आप इफ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जैसे कोई लोकल अगर कोई डीलर हो गया, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शन छोड़ देता है किसी चीज के बारे में, तो उन बायर को क्या बोलना चाहेंगे, कि क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, मिसकंसेप्शन 2 है। जब कोई ब्रोकर के टच में आता है, ब्रोकर के माइंडसेट सिंपल है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात समझो, वो भी रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने निकला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो 30 की 35-40 कब कर देते, और ये भी नहीं पता आगे कितने लोग जुड़े हुए हैं उस चीज में। अब डायरेक्ट या तो उस ब्रोकर के पास डायरेक्ट वो डील हो, लेकिन अगर वो उस ब्रोकर के पास डायरेक्ट डील नहीं है और आगे 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं, तो हर बंदा अपने 2-2, 3-3 लाख रुपए बढ़ा रहा है। जहाँ प्रॉपर्टी 30 की थी ना, वहाँ ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी 40-45 की चल गई, तो 15 लाख बढ़ गए हैं, तो वहां पे उनको लॉस हो सकता है। अंशिका डेवलप है जो मार्केट में अपनी पोजीशन को किस तरह से डिफाइन कर रही है करंट के टाइम पे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंशिका डेवलपर प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है, प्रॉपर्टीज हर कोई बेच रहा है, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे। एक खोखे वाला, पान वाला भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, एक कूड़े वाला भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, एक दुकान वाला भी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो हर कोई नहीं कर रहा, या डेवलपर में ऐसा क्या अलग कर रहे हैं हम जो हर कोई नहीं कर रहा? एक सिंपल सी बात है, हम एक जनरेशन्स को, यूथ को फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्यूचर उनका सिक्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रस्ट करके आज प्रॉपर्टीज बाई की है और जिन्होंने पहले की, तो उनको अच्छे रिटर्न्स की कमिटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैंने वही चीज बोली आपसे कि हम मास्टर प्लान पे काम करते हैं। अथॉरिटी लॉन्ग टाइम विजन है, मतलब ये लॉन्ग टाइम विजन। अथॉरिटी का तो आपको पता है ना, कोई भी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है, जैसे एमडीडी हमारा देहरादून चलती है, अथॉरिटी जो भी मास्टर प्लान बनाती है, मास्टर प्लान में बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को पता ही नहीं। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा आपको कि जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, लोग रेरा नंबर चेक नहीं करते, बोलते रेरा अप्रूव्ड है, एमडीडी अप्रूव्ड है। उनकी सबकी साइट है, वहां पे जाओ, वहां पे सर्च करो, डेवलपर के बारे में समझो कि डेवलपर है क्या, उसके बाद है ना वहां पे प्रॉपर्टी बाय करो। मैं इन करंट टाइम में अगर आप किसी एडवाइजर को कोई एडवाइस देना चाहे तो वो क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवाइजर मीन जो इन्वेस्टर हैं, जो आपके रियल एस्टेट में जो हैं, उनको कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, रियल एस्टेट एडवाइजर को तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अपनी फेस वैल्यू पे काम करो,
ठीक है, क्योंकि अगर आपकी फेस वैल्यू है तो ही आप पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, इन्वेस्टर्स बहुत तरीके के सिनेरियो होते हैं। अब इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए बहुत फास्ट, तो सम टाइम जो फास्ट रिटर्न के चक्कर में जो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं वहां पे उनका लॉस हो जाता है। तो रियल एस्टेट एक सिंपल सी बात है, रियल एस्टेट आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता, इसमें टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस के साथ पैसा डाल के थोड़े टाइम भूलना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए। अगर आपको कहीं पे शॉर्ट उसमें आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो हो सकता है वहां पे कोई ग्लिच हो। आपकी पर्सनल डेफिनेशन क्या होगी रियल वेल्थ को लेके? देखो, मेरी पर्सनल डेफिनेशन यही है कि आपको पता है कि जो लैंड्स हैं वो लिमिटेड है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो आपको लाइफ टाइम साथ देगा। ऐसी और कोई भी वेल्थ है ही नहीं यहाँ पे आपको कुछ और साथ दे सकता है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे कुछ भी है। रियल एस्टेट आपके पास जितना ज्यादा बाइंग होगी, फ्यूचर में आपके सरवाइव करने के मोड उतने ईजी होते चल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वेल्थ सबसे अच्छी जो है वो आपकी रियल एस्टेट में। आप ट्रम्प को ले लो सर, उसके उनके फादर ने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा एम्पायर बनाया है। तो ऐसा नहीं है जितने बिलियनर बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सपोर्टिव रोल रियल एस्टेट का लाइफ में उनकी रहा ही रहा है। एज अ यंगस्टर के लिए कोई एडवाइस? यंगस्टर को मैं यही बोलता हूँ, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की कदर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी काम कर रहे हो बड़ी शिद्दत से करो, ठीक है। टाइम लिमिटेड है, आप देखते होंगे पहले एक दिन बीतने में बहुत टाइम लगता था, आज के टाइम में एक दिन बीतने में छोड़ो एक महीने का भी नहीं पता लगता। तो टाइम मेरे को लगता है शॉर्ट हो गया है, तो क्योंकि फास्ट लाइफ हो गई है, पहले स्लो लाइफ थी। तो अब आपको एक क्लियरिटी लेके चलनी पड़ेगी लाइफ में, आपको बनना क्या है, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हर 5 साल बाद अपने काम को बदल सकते हो। अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपको क्लियरिटी स्टार्टिंग से लेके चलनी पड़ेगी कि मैंने इसी फील्ड में टिकना है, कोई भी फील्ड हो सकती है, और उसी में ही अपने आप को टॉप पे लेके जाना है। तो यंगस्टर को मैं ये एडवाइस दूंगा कि जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो बड़े शिद्दत से करो, दिल से करो, और सारे एफर्ट उसमें डाल दो। हो सकता है 24 घंटे हमें मिलते हैं, तो 24 घंटे का मतलब ये नहीं आपको 9-10 घंटे नींद पूरी करनी है। हो सकता है टाइम को यूटिलाइज करो, सेल्फ लर्निंग सबसे बेस्ट है। तो आप जैसे बहुत से यंगस्टर को मिलते होंगे, आप बहुत यंगस्टर को मिलकर उनका माइंडसेट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या चीज है कि जो आज के यंगस्टर को एकदम क्विक चाहिए, वो थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहते हैं? सिर्फ पैसा। अगर पैसा मिलेगा तो, बट क्विक जो पैसा मिलता है वो बहुत जल्दी डाउन ला देता है, जमीन पे गिरा देता है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, रातों रात लैम्बोर्गिनी चाहिए, रातों रात पेंट हाउस चाहिए, ठीक है। तो उनके उसके लिए क्या होता है ना, वो गलत काम से ही निकल जाते हैं, गलत कमिटमेंट शुरू कर देते हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। चीजें टाइम जरूर लेती है, लेकिन जो स्ट्रगल टाइम लेता है ना, वो सक्सेस उतनी लंबी भी चलती है। जिनको रातों रात सक्सेस मिली है ना, समझ लो उनका स्ट्रगल जो है ना वो बहुत कम था, वो रात के लिए ही था। ऐसे बहुत आप लाइफ में देखना जो एकदम से बड़े हुए हैं और एकदम से जीरो पे आके खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका स्ट्रगल हो सकता है बहुत चीजें मिस रह गई जहाँ पे उसको मैनेज नहीं कर पाए। इतना टाइम आपने इस इंडस्ट्री को दिया है, बहुत सी सही चीजें। मैं अगर आपसे सिर्फ एक कोई डार्क रियलिटी इस इंडस्ट्री की पूछना चाहूँ तो वो क्या होगी? देखो, डार्क रियलिटी ये है ना कि अब चैलेंजेस क्या हो गए हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स, सीपीज और डेवलपर्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे। अब क्या हुआ है कि इन्वेस्टरों को या क्लाइंट्स को सपने भी उन्होंने दिखाए हैं, रिटर्न्स को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, काफी सारी चीजों को लेके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे चीजें बहुत अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम एरिया है जहाँ पे आपका पैसा जल्दी बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है। ऐसे बहुत एरिया है जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है। दूसरी चीज डार्क रियलिटी ये है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो सोशल मीडिया पे जो चमकती हैं ज्यादा चीजें, समझ लो कि जरूरी नहीं है कि वो सोना ही है। वहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से स्टडी करो, देन आप वहाँ पे बाय करो, ठीक है। आने वाले 10, 15, 20 सालों में आप अंशिका प्रॉपर्टी जो डेवलपर हैं, अंशिका डेवलपर्स हैं जो है, इनको कहाँ देखते हैं आप? सर मैं तो ग्लोबली देखता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ग्लोबली इसलिए देखता हूँ क्योंकि कैपेबिलिटी है, हमारे विजन अच्छे हैं, एमडीज के विजन अच्छे हैं, हमारी टीम का। देखो, सारी कंपनी डिपेंड होती है एमडी के विजन पे और जो टीम काम करती है, क्योंकि टीम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। तो जब आपको ऐसे मोटिवेटेड लोग मिलते हैं और साथ में कुछ ऐसे लीडर्स कंबाइंड हो जाएं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। डजंट मैटर आप किसी भी रीजन से शुरू करते हो, लेकिन क्या आप वहाँ पे लेगेसी क्रिएट करते हो सकता है कुछ टाइम बाद हो, टाइम लगे, लेकिन जब भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेगेसी जो टाइम टेकन प्रोसेस ही है, एकदम से कोई लेगेसी नहीं, लेगेसी है ही नहीं ना। फिर मैं अगर आपसे लेगेसी के ऊपर ही पूछूं कि आप अगर अपने चाहेंगे आप कौन सी लेगेसी के लिए जानना चाहेंगे आप? मैं पर्सनली आपको लोग साल बाद याद रखें तो किस चीज के लिए रखें? कि अच्छा इंसान
अच्छे इंसान तो थे ही, आपने इतनी अच्छी टीम बिल्ड कर रखी है। हाँ, तो मैं बेसिकली यही कहूंगा कि देखो, मजा कब है, आप अकेले बड़े बन रहे हो उसमें मजा नहीं है, जब आप सबको साथ लेके बड़े बनते हो उसका मजा अलग है। तो उस चीज के लिए मैं जानना चाहूंगा। एक हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, बस मिनिमम वर्ड में आप उसको आंसर दीजिए। ओके। तो मेरा ये है कि फर्स्ट थिंग जो आजकल के बायर देखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लुकआउट करने के टाइम पे, लोकेशन लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन मैटर। ओके, सोशल मीडिया या ओल्ड स्कूल मार्केटिंग? आज के टाइम में सोशल मीडिया। एक टाइम पे ओल्ड स्कूल मार्केटिंग काम करती थी। कम करती थी, लेकिन अब सब डिजिटल हो गया है। अब जो बोर्डिंग, फ्लेक्सिंग, बिलबोर्ड्स ये लगते हैं, अब लोगों का इतना ध्यान नहीं रहता उस पर। अगर सपोज आप रियल एस्टेट में ना होते तो अनदर करियर में आर्टिस्ट होता। आर्टिस्ट। ओके, सिटी के अपार्टमेंट या कोई फार्म हाउस, पेंट हाउस माउंटेन या बीच में, मतलब सिटी से बाहर? किसके लिए, मेरे लिए पर्सनली या किसी और को? नहीं, आप एज अ डेवलपर के लिए। मैं आपको अगर बोलूंगा एज अ बायर, आप क्या मतलब प्रेफर करते हैं? देखो, अगर मेरा सिटी में वर्क है, मेरा एक रूट है काम करने में, तो ऑफकोर्स सिटी प्रेफर करूंगा। अगर मैं लाइफ को पीसफुल तरीके से देखा जाऊं तो मैं ऑफकोर्स फार्म हाउस बाय करूंगा। एक बहुत ही ओवर हाइप ट्रेंड जो आजकल रियल एस्टेट मार्केट में चल रहा है। क्या चल रहा है? ओवर हाइप्ड, जो कोई ट्रेंड। ओवर हाइप ट्रेंड, सर रेट बढ़ जाएगा, फिर क्या करोगे लेके, और रेट बढ़ रहा है दिन पे दिन, जो कि सच भी है और उतना सच भी नहीं है। रेट बढ़ रहा है। ये ट्रेंड मोस्टली जो है लोकल जो बायर है उन्होंने समटाइम उसका, लेकिन उसका सेटबैक भी देखने को मिलता है कस्टमर को। जब वो ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो वहां पे इश्यूज भी आते हैं। कोई मिस्टेक है किसी डील के लिए आपकी जो आपने की हो और वो डील क्रैक नहीं हुई हो? हाँ, काफी है। जिससे कुछ सीखने को मिला हो? डेफिनेटली। मैं एक डील पे था, वो आई थिंक 17 करोड़ की वो डील थी, और उसमें क्या था, बेसिकली एक डुप्लेक्स था जो मैं सोल्ड आउट कर रहा था। उसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया है और बहुत टाइम लगाया है। मैं कस्टमर्स के मेरा मेजरली वहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ के सारा मेरा फोकस उसी पे चला गया था। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को टोटली फोकस वहाँ पे नहीं डालना था। कुछ फोकस जो मेरे पर्सनली जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी मेरे को सूट करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी जो रैपिड फायर का है कि फेवरेट पार्ट क्या है जब आप कोई भी डील क्लोज करते हैं? फेवरेट पार्ट ये है कि जब कोई भी मैं डील क्लोज करता हूँ, मतलब पर्सनली अगर मैं पैसे की बात करूँ तो मैं शॉपिंग करता हूँ और दूसरा अगर मैं बात करूँ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उनके सिर्फ फोन में ही नहीं, उनके दिल में भी जगह बनाना चाहता हूँ। ये तो यही बात है शायद जो अनशिकअप डेवलपर्स हैं इतने और डेवलप हो रहे हैं। डेफिनेटली होंगे, राइज करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने जितने भी बातें बताई हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है, क्योंकि आप काफी कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, वो इसको देखेंगे और इससे जरूर जो है वो एडवाइस देंगे और अपने में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। डेफिनेटली मेरा एक्सेस आप सोशल मीडिया पे मेरे को जाके सर्च करो, ऑफिशियल गौतम ठाकुर, मैं मिल जाऊँ। गूगल पे मेरे को सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, डेवलपर को लेके कनेक्ट हो सकते हो। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो लाइफ में, करियर में, रियल एस्टेट में, डजेंट मैटर आप मेरे से प्रॉपर्टी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बट हो सकता है आप किसी एक अलग स्टेट, अलग रीजन में ले रहे हो सकता है मेरा वहाँ पे नेटवर्क हो, शायद मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूं एक सही प्रॉपर्टी बाय कराने में। और एट दिन आपकी एक बुक भी आने वाली है, अगर आप उसको बता दें कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल हो पाएगी तो काफी हेल्प लगेगी। जो बुक है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल होगी, और इजीली अमेजोन पे आप जाओ और बाय करो उसको। थोड़े दिन में मैं उसको सून कर दूंगा, तो कमिंग सून में ही है, अभी उसको रिलीज ही हो जाएगी थोड़े दिन में, तो डेफिनेटली हम वहाँ बाय कर सकते हो। और उसमें स्ट्रेटली लिखी हैं, सारी स्ट्रेटेजीज लिखी हैं, रियल एस्टेट माइंडसेट क्या है और कैसे एक यंग जनरेशन, एक नया बच्चा जो रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता था और आज वो कुछ बिल्ड करके बैठा है, उसके अंदर हर एक स्टेप, छोटी छोटी बातें मैंने डिटेलिंग में लिखी है। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टाइम दिया और आप यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।